एक दामाद से शुरू करके एक दीर्घकालिक परिवार का निर्माण। अध्याय 41 होंग यी का उपहार। उस दिन अर्जुन केलोरर अपनी पत्नियों और रखैलों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी एक नौकर उन्हें खबर देने आया। नौकर ने कहा कि बाहर कोई है जो उससे मिलना चाहता है और उसने उसे एक टोकन दिया। जब अर्जुन केलोरा ने टोकन देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यह होंग यी के लोग थे। वह अपने अध्ययन कक्ष में वापस आया, ताबीजों से भरा एक सुंदर डिब्बा निकाला और बाहर आंगन में चला गया। होंग यी के लोगों के लिए किंजू पर्वत में आसानी से प्रवेश करना असंभव था, इसलिए वे बाहर इंतजार कर रहे होंगे। जब अर्जुन केलोरा किंजू पर्वत के सामने पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही कुछ ही दूरी पर एक शानदार गाड़ी देखी। गाड़ी पर एक झंडा था जिस पर 3 अक्षर मार्क्वेस रूयी लिखे थे। गाड़ी के चारों ओर मजबूत काले वस्त्र पहने हुए हटे कट्टे आदमियों का एक समूह था, जो लंबे चाकुओं और शक्तिशाली क्रॉसबो से लैस थे। वे सभी मजबूत घोड़ों पर सवार थे, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर से अधिक थी और ऊंचाई 8 फीट थी, तथा चमकदार काले फर और फुर्तीले अंग थे। इस समूह का नेतृत्व होंग यी नामक लंबे और प्रभावशाली व्यक्ति ने किया, जो शानदार रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। अर्जुन केलोरा को उम्मीद नहीं थी कि होंग यी इस यात्रा पर व्यक्तिगत रूप से आएंगे, इतने बड़े दल के साथ तो बिल्कुल नहीं। इन काले कपड़े पहने पुरुषों की आकर्षक आभा से अर्जुन केलोरा को पता चल गया कि वे सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे। हालांकि अर्जुन केलोरा इसे समझ सकता था। यह उनका पहला लेन देन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से होंग यी अपना महत्व दिखाना चाहता था। इसके अलावा ये लेन देन सैकड़ों स्पिरिट स्टोन्स के बराबर था। मार्क्वेस रूयी के भवन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थर शायद कोई छोटी राशि नहीं थी, इसलिए वे किसी को भी इसे लाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। भाई लू, बहुत समय हो गया मिलते हुए। होंग यी ने अर्जुन केलोरा को बाहर आते देखा और तुरंत गर्मजोशी और उत्साह से उनका स्वागत किया। उन्होंने बैंगनी सुनहरे मुकुट और बैंगनी ब्रोकेड का वस्त्र पहना हुआ था और पहले से अधिक सुंदर और गरिमा में दिख रहे थे। भाई होंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे। अर्जुन केलोरा ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने खुद आने का फैसला किया। और सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैं इतने बड़े व्यवसाय से निपट रहा हूं, इसलिए मैं खुद यहां आने में अधिक सहज महसूस कर रहा हूं। वरना अगर यहां और वापस आते समय रास्ते में कुछ अप्रत्याशित हुआ तो मुझे सिर झुकाकर अपने पिता का सामना करना पड़ेगा। होंग यी ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मार्क्वेस रूयी के निवास की नींव तो मजबूत थी, लेकिन वह समृद्ध नहीं था। 100 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स का खो जाना निश्चित रूप से दुखदायी होगा। हाँ, भाई हंग मजाक कर रहे हैं। ये काम आपको सौंपना दिखाता है कि आपके पिता को आप पर कितना भरोसा है। ऐसा कहकर उसने अपने थैले से ताबीजों से भरा एक ब्रोकेड का डिब्बा निकाला और होंग यी को दे दिया। होंग यी, ये वो ताबीज है जिनकी तुमने मांग की थी। 20 अग्नि गोल ताबीज, 20 जल ढाल ताबीज, 20 भगाने वाले ताबीज, 20 छिपाने वाले ताबीज और 20 उपचार करने वाले ताबीज हैं। तुम इन्हें देख सकते हो। जहां तक कीमत की बात है, यह बाजार मूल्य से 20% कम है, जैसा कि हम पहले तय कर चुके थे। तो कुल मिलाकर 112 स्पिरिट स्टोन है। आप मुझे सिर्फ 110 दे सकते हैं, अर्जुन केलोरा ने कहा। बक्से में कुल 100 ताबीज थे। बाजार मूल्य के अनुसार यह 140 स्पिरिट स्टोन होंगे। हालांकि अर्जुन केलोरा और होंग यी पहले ही बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने पर सहमत हो गए थे। आखिरकार एक स्थिर दीर्घकालिक आपूर्ति चैनल और सक्रिय डिलीवरी के साथ 20% की छूट की पेशकश करना बहुत ज्यादा नहीं था। इसके अलावा अर्जुन केलोरा के पास अब बहुत सारे ताबीज थे। वह उन्हें कम कीमत पर बेचने को तैयार था, बशर्ते वह ऐसा सुरक्षित और स्थिर तरीके से कर सके। आखिरकार ताबीज बनाने की लागत बहुत कम है। अधिकांश सामग्री लू परिवार को ताबीज बनाने में मदद करने के बाद बची हुई थी और सामग्री का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उसने अपने लिए खरीदा था। होंग यी ने ब्रोकेड बॉक्स लिया, उसे खोला और उसके अंदर ताबीज के 5 ढेर देखे। उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। जब तक वह ताबीजों का ये जत्था वापस ले आएगा, मार्क्वेस रूयी की हवेली में उसकी स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। यदि अर्जुन केलोरा अंततः निरंतर आधार पर मध्य स्तर के ताबीज प्रदान कर सके तो सबसे बड़े बेटे की स्थिति इतनी दूर नहीं होगी। ठीक है, बेशक मुझे भाई लू पर भरोसा है। होंग यी ने इसका बारीकी से निरीक्षण नहीं किया, उसने बस कुछ बार इस पर नजर डाली और फिर ब्रोकेड बॉक्स को बंद कर दिया।
इसके बाद उसने थैले से 112 आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें अर्जुन केलोरा को सौंप दिया। धन्यवाद भाई होंग। अर्जुन केलोरा को 2 अतिरिक्त आत्मा पत्थरों से कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने उन्हें बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। भाई लू बहुत विनम्र है, मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैंने भाई लू के लिए एक उपहार तैयार किया है। होंग ही मुस्कुराया और हाथ हिलाया, फिर गाड़ी की ओर देखा और ताली बजाई। एक उपहार। अर्जुन केलोरा आश्चर्यचकित था। गाड़ी के बगल में एक हट्टा कट्टा व्यक्ति खड़ा था जिसे महिला के रूप में पहचाना जा सकता था, और उसने गाड़ी का पर्दा खींच दिया। तभी गाड़ी से एक तीखी आवाज आई। एक लाल बालों वाली महिला, जिसकी 2 खूबसूरत पन्ने जैसी आंखें, उभरी हुई नाक, बर्फ सी सफेद और नम त्वचा तथा विदेशी आकर्षण था, गाड़ी से बाहर निकली। महिला ने अपने बालों और चेहरे को लाल घूंघट से ढक रखा था और लाल पोशाक पहनी हुई थी जिससे उसकी नाभि दिख रही थी, जिससे उसकी सुंदर हंस जैसी गर्दन, उत्तम कॉलरबोन और सपाट पेट दिख रहा था। वह एक सुंदर मुद्रा में गाड़ी से नीचे उतरी, उसकी पतली टांगें उसकी पोशाक के नीचे हिल रही थीं। उसकी जांघें मोटी और मजबूत थीं, उसकी पिंडलियां लंबी और शक्तिशाली थीं, वह नंगे पैर थी और उसके 10 पैर की उंगलियां लाल रंग के फूलों के रस से रंगी हुई थीं जो उसकी पीली त्वचा पर चमक रही थीं। अपनी नाजुक और पतली एड़ियों में उसने सोने की 2 पायलें पहनी हुई थीं, जिनमें 2 छोटी घंटियां लटक रही थीं, जो डिंग डोंग की आवाज कर रही थीं। जब वह विदेशी आकर्षण वाली महिला गाड़ी से उतरी तो उसने अर्जुन केलोरा को शालीनता से सलाम किया। अपने आकर्षक व्यवहार के कारण वह किसी मनमोहक लोमड़ी जैसी लग रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी के अंदर एक और तेज घंटी बजी। एक महिला, जो लाल बालों वाली महिला से काफी मिलती जुलती थी, जिसकी नाक भी वैसी ही ऊंची थी और गहरी आंखें थीं, जिनमें से विदेशी आकर्षण झलक रहा था, गाड़ी से बाहर निकली। लाल बालों वाली महिला के विपरीत इस महिला के बाल, आंखें और पुतलियां सभी गहरे समुद्री नीले रंग की थीं। लाल बालों वाली महिला की आकर्षक सुंदरता की तुलना में उसके चेहरे का भाव कुछ हद तक दूर था, जो एक ठंडी लेकिन मोहक आभा प्रदान कर रहा था। दोनों महिलाओं के चेहरे की बनावट बहुत समान थी। हालांकि उनके शिष्य बालों का रंग, पोशाक और स्वभाव पूरी तरह से अलग थे, और एक दूसरे के बगल में खड़े होने पर वे एक अलग ही आकर्षण प्रकट करते थे। इसके बाद लंबी टांगों और आकर्षक चेहरे वाली 2 महिलाएं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली थी, अर्जुन केलोरा के पास आईं। उनके कदम हल्के और सुंदर थे, उनकी त्वचा पीली और नाजुक थी, उनकी चाल सुरुचिपूर्ण थी, और यद्यपि उनके नंगे पैर रूज से ढके हुए थे, फिर भी वे जमीन पर धूल का एक कण भी नहीं छोड़ते थे। अर्जुन केलोरा एक नजर में बता सकता था कि दोनों महिलाएं मार्शल आर्ट में कुशल थीं। यह उनकी आंतरिक ऊर्जा को अपने पैरों में प्रवाहित करने की क्षमता से स्पष्ट था, जिससे वे गंदे होने से बच गए। जियो अपने गुरु को सम्मान देती है। श्वेया अपने गुरु को सम्मान देती है। दोनों महिलाएं अर्जुन केलोरा के सामने खड़ी हो गईं और शालीनता से झुकीं। उनमें से एक की आवाज धीमी फुसफुसाहट जैसी थी, जो प्रलोभन से भरी हुई थी। दूसरे की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, फिर भी उसने दिल में इच्छा जगा दी। दोनों महिलाओं द्वारा उसे मास्टर कहकर संबोधित किए जाने की बात सुनकर अर्जुन केलोरा ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा ली। अभी जब उसने 2 महिलाओं को गाड़ी से उतरते देखा तो उसे एक स्पष्ट विचार आया कि उपहार क्या हो सकता है। लेकिन इस समय उन्होंने पुष्टि की कि होंग यी ने जिस उपहार का उल्लेख किया था वह वास्तव में उनके सामने खड़ी 2 महिलाएं थीं। वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि दोनों महिलाएं वास्तव में सुंदर और आकर्षक थीं तथा लोगों की इच्छाओं को जगाने में सक्षम थीं। खासकर इसलिए क्योंकि उन दोनों की शक्लें एक जैसी थीं, लेकिन स्वभाव और आकर्षण पूरी तरह से अलग थे, जिससे पहली नजर में आश्चर्य का एहसास होता था। अर्जुन केलोरा लू परिवार की बहनों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जिन्हें उसने पहले झुकसिन झील पर देखा था। उनके चेहरे की विशेषताएं भी समान थीं, लेकिन व्यक्तित्व और स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। लेकिन समस्या यह है, लड़कियों को उपहार के रूप में देने के बारे में कौन सोचेगा। हालांकि इस दुनिया में ऐसी चीजें सामान्य मानी जाती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करने पर अर्जुन केलोरा को अभी भी अजीब और असहज महसूस हुआ। भाई लू, मैंने भाई ली से सुना है कि जीवन में सुंदर महिलाओं के अलावा आपकी कोई और पसंद नहीं है, तो मैंने इस बार विशेष रूप से आपके लिए 2 सुंदरियां तैयार की हैं। इन 2 महिलाओं को व्हाइट जेट टॉवर से खरीदने में मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। निश्चिंत रहो भाई लू, वे दोनों शुद्ध हैं और किसी के द्वारा अछूते हैं।
और वाइट ज़ेड टॉवर के मार्गदर्शन में वे चानु पे युआन तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका प्रभाव यिन को पोषित करने और यान को पूरक करने का है। एक बार जब वे अपना कौमार्य खो देते हैं तो वे पूरे दिल से आपके प्रति वफादार हो जाएंगे। उस समय होंग यी ने अर्जुन केलोरा से अपने चेहरे पर एक ज्ञानपूर्ण भाव के साथ बात की, जिसे सभी लोग समझ गए। होंग यी की बातें सुनकर अर्जुन केलोरा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुंदर महिलाओं के अलावा जीवन में कोई अन्य प्राथमिकता न रखने से उनका क्या तात्पर्य था? क्या वह ऐसा व्यक्ति था जो महिलाओं के प्रति आसक्त था? उनमें स्पष्टता शीर्ष पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा थी। उसका लक्ष्य अमरता प्राप्त करना और देवता बनना था। महिलाओं से विवाह करना और बच्चे पैदा करना इस दुनिया में बेहतर तरीके से जीवित रहने और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का एक साधन मात्र था। हाय! अर्जुन केलोरर अपने आप को रोक नहीं सका और अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। उसे लगा कि इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं समझ सकता, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी ऊंची आकांक्षाएं दुनिया के सामने प्रकट नहीं हो सकती थीं, न ही कोई उन्हें समझ सकता था। अनाड़ीपन में प्रतिभा को छिपाना, स्पष्टता को प्रकट करने के लिए अस्पष्टता का उपयोग करना, गंदगी में शुद्धता को शामिल करना, सीधा करने के लिए झुकना। केवल सांसारिकता में दृढ़ता बनाए रखने से ही कोई स्वर्गीयों के बीच स्वर्गीय बन सकता है। अर्जुन केलोरा ने अपने सामने खड़ी दो महिलाओं को देखा, जो लंबी और आकर्षक थीं, यहां तक कि उनसे कुछ इंच लंबी भी। हालांकि वे बहुत आकर्षक थे, अर्जुन केलोरा उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उनमें से किसी में भी आत्मा की जड़ें नहीं थीं। अब जबकि उसकी 10 पत्नियां थीं, वह भविष्य में और अधिक पत्नियां और रखैले लेते समय यथासंभव सुजनन विज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना चाहता था। इसका मतलब था कि उसे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आत्मा की जड़ों वाली महिलाओं को ढूंढना था। अन्यथा यदि वह इसी प्रकार बच्चे पैदा करता रहा तो न केवल बच्चों में अधिकांशतः आत्मिक मूलों की कमी होगी, बल्कि इससे उसकी दैनिक साधना भी प्रभावित होगी। लेकिन चूंकि लोग पहले से ही यहाँ थे तो वह उन्हें वापस तो नहीं जाने दे सकता था, है ना? वह हांग यी की सद्भावना को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उनके रिश्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके अलावा अपने सामने खड़ी दो महिलाओं को देखकर वह अपनी कमजोरियों को चुनौती देना चाहता था और कुछ विदेशी आकर्षण का अनुभव करना चाहता था। आखिरकार इस दुनिया में इतने सारे प्रलोभन हैं। अगर उसने अभी खुद को नहीं सुधारा तो भविष्य में और भी बड़े प्रलोभनों का सामना कैसे कर पाएगा? कुछ क्षण विचार करने के बाद अर्जुन केलोरा ने पूछा, भाई होंग, क्या ये स्वैच्छिक है? आप निश्चिंत रहिए भाई लू, ये दोनों अनाथ हैं जिनका बचपन से ही वाइट ज़ेड टावर में बिना किसी परेशानी के पालन पोषण हुआ है। मैं होंग यी कभी भी नैतिक रूप से निंदनीय कोई काम नहीं करूंगा। होंग यी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अर्जुन केलोरा के प्रश्न का क्या मतलब था। ठीक है, उस स्थिति में मैं इन दोनों को उपहार के रूप में स्वीकार कर लूंगा, लेकिन हमें अपनी दोस्ती के लिए इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करते, अर्जुन केलोरा ने कहा और सिर हिलाया। जरूर जरूर, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। होंग यी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। होंग यी की मुस्कुराहट देखकर अर्जुन केलोरा को लगा कि होंग यी भविष्य में भी ऐसी ही चीजें करेगा। भाई होंग बहुत दूर से आए हैं, इसलिए तार्किक रूप से मुझे आपको एक कप चाय के लिए आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन किंगजू पर्वत पर बाहरी लोगों को लाना काफी असुविधाजनक है, तो मैं इस बार भाई होंग को मेहमान के तौर पर नहीं बुलाऊंगा। अगली बार जब हम व्यापार करेंगे तो आप किसी नजदीकी कस्बे में जाकर मुझे संदेश भेज सकते हैं। अर्जुन केलोरा ने ये कहा। साधारण लोगों के लिए किंगजू पर्वत में प्रवेश करना ठीक है, लेकिन बाहर से साधकों को लाना बहुत असुविधाजनक है। मैं समझता हूँ। होंग यी ने सिर हिलाया। वो बहुत अच्छी तरह समझ रहा था और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अर्जुन केलोरा से कहा, लेकिन हो सकता है कि मैं अगली बार व्यक्तिगत रूप से न आऊं। भाई लू, अगर सुविधा हो तो आप हर कुछ महीनों में ताबीजों का एक बैच तैयार कर सकते हैं, ताकि जब मैं किसी को भेजूं तो मुझे ज्यादा चिंता न करनी पड़े। इस बार वह व्यक्तिगत रूप से आए थे क्योंकि यह उनका पहला लेन देन था और वह बड़ी संख्या में ताबीजों को लेकर थोड़ा चिंतित थे। ठीक है भाई होंग, भविष्य में हर 3 महीने में किसी को भेज सकते हैं। मैं हर बार लगभग 30 ताबीज दे सकता हूँ। अर्जुन केलोरा ने एक पल सोचा और कहा। इस बार उसने 100 ताबीज निकाले जो काफी समय से रखे हुए थे, लेकिन भविष्य में प्रति माह 10 ताबीज पर्याप्त होंगे।
अगर लू परिवार को ये पता चल भी गया और उन्होंने ये देख भी लिया तो भी वे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये सुनकर होंग यी का चेहरा खिल उठा। उनकी नजर में प्रति माह 10 ताबीज पहले से ही काफी अच्छे थे। ओह भाई होंग, एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अर्जुन केलोरा को अचानक अपने बहनोई क्वो चांगगे की याद आ गई। 1 साल हो गया था और क्रिम्सन वेल गैंग से कोई खबर नहीं मिली थी। उसे लगा कि क्वो चांगगे खतरे में है, लेकिन वह फिर भी पता लगाने की कोशिश करना चाहता था। कम से कम कुछ जानकारी तो कुछ न होने से बेहतर ही होगी। क्या बात है भाई लू, कृपया मुझे बताओ। ये सुनकर होंग यी ने गंभीरता का संकेत दिया। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे किसी को ढूंढने में मदद करें। अर्जुन केलोरा ने अपना मुंह खोला और होंग यी को क्वो चांगगे के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने क्वो झेनझेन के मामले का उल्लेख किया और होंग यी को सावधान रहने की सलाह दी। आखिरकार पूरा क्वो परिवार मारा गया था और यह मामला एक किसान से जुड़ा हो सकता है। यद्यपि उसे लगा कि यह किसान बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है, फिर भी उसे सावधान रहना पड़ा। भाई लू, चिंता मत करो, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। होंग यी ने सिर हिलाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह मामला बहुत परेशानी भरा या खतरनाक है। आखिरकार मार्क्वेस रू यी की हवेली को सांसारिक दुनिया में एक शक्ति केंद्र माना जाता था। एक साधारण रूजा कल्टीवेटर का सामना करते हुए उनमें एक निश्चित मात्रा में आत्मविश्वास था। इसके अलावा लगातार बातचीत के माध्यम से संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता थी। अब चूंकि अर्जुन केलोरा उसे ताबीज बेचने को तैयार था, इससे उसका सामाजिक नेटवर्क बढ़ सकता था और उसे अधिक अवसर मिल सकते थे। जब तक ये बहुत खतरनाक नहीं था, वह अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अर्जुन केलोरा के साथ अधिक बातचीत करने को तैयार था। ऐसी स्थिति में मैं भाई होंग को परेशान करूंगा। अर्जुन केलोरा ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। भाई लू बहुत विनम्र है, इसलिए मैं आपको और नहीं रोकूंगा। होंग यी ने जवाब दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। फिर वह दोनों महिलाओं को लेकर किंगजू पर्वत पर वापस चला गया। किंगजू पर्वत पर तैनात शिष्यों ने अर्जुन केलोरा को जाते और 2 महिलाओं के साथ लौटते देखा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे अंकल फू को रिपोर्ट करने के लिए कहा। जल्द ही अर्जुन केलोरा और दोनों महिलाएं किंगजू माउंटेन मैनर पहुंची और अंकल फू को सूचना दी। रास्ते में उन्हें लू परिवार के कई शिष्य दिखाई दिए। क्या अर्जुन केलोरा फिर से रखैले ले रहा है? उसके पास तो पहले से ही 10 रखैले हैं, वह और रखैले क्यों रखेगा? वाह, मुझे मानना पड़ेगा, वे दोनों महिलाएं सचमुच आकर्षक हैं। वे कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के लोगों जैसे दिखते हैं। मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है कि पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ लोगों को देवताओं और राक्षसों का वंशज कहा जाता है। न केवल उनकी आंखें विषमवर्णी होती हैं, बल्कि कुछ लोग दोहरे सींगों, भौहों के बीच में आंखों, पंखों और पूंछ के साथ पैदा होते हैं। जहां तक देवताओं और राक्षसों के वंशजों की बात है, वे मनुष्यों और राक्षसों का संकर रूप है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि पश्चिमी क्षेत्रों में, जहां सैकड़ों या हजारों देश हैं, कई देशों में मनुष्यों और राक्षसों की मिश्रित आबादी है। मुझे अचानक अर्जुन केलोरा के जीवन से ईर्ष्या होने लगी। अमरता की राह पर चलना मुश्किल है। जवानी में जिंदगी का आनंद लेना कोई बुरा फैसला नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसा पतित विचार कैसे आ सकता है? हम साधना के लिए समर्पित साधक हैं। हम देह के सुखों में कैसे लिप्त हो सकते हैं? महिलाओं का आकर्षण केवल मेरी साधना की गति को प्रभावित करेगा। ये सही है, ये खुद को छोड़ देना है। यह एक असफल व्यक्ति का चुनाव है। हम उससे क्या सीख सकते हैं? सिसकियां। हमारे पास औसत प्रतिभा है। अगर हम गिरना चुनते हैं तो ये खुद को छोड़ देना है। हम उसके जैसे कैसे हो सकते हैं? अगले 20-30 सालों में उसे जरूर पछतावा होगा। लू परिवार के इन शिष्यों ने ईर्ष्या, जलन, असंतोष और तिरस्कार की अपनी भावनाएं व्यक्त की। जब अंकल फू ने अर्जुन केलोरा को पता नहीं कहां से 2 महिलाओं को वापस लाते देखा, तो वह एक पल के लिए अवाक रह गए। लेकिन चूंकि वे सिर्फ साधारण महिलाएं थीं, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस आह भरी और कहा कि युवा होना अच्छा है, और अर्जुन केलोरा को सलाह दी कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करे। हालांकि उन्होंने अर्जुन केलोरा को ये भी याद दिलाया कि वे अंधाधुंध तरीके से लोगों को न लाएं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन केलोरा ने स्वाभाविक रूप से इस सलाह के जवाब में सिर हिलाया।
मन ही मन वह सोच रहा था कि अब समय आ गया है कि वह अपनी मध्यम स्तरीय रून गुरु की हैसियत उजागर करे, वरना अगर वह इसी तरह चलता रहा तो लू परिवार को शायद उसके व्यवहार पर आपत्ति हो जाएगी। अंकल फू के साथ रिपोर्ट खत्म करने के बाद अर्जुन केलोरा ने ली फेयू से बात करने के लिए उनके घर का रुख किया। कुछ दिनों के बाद होंग यी द्वारा भेजी गई विदेशी जोड़ी का अनुभव करने के बाद अर्जुन केलोरा को ये देखकर खुशी हुई कि जो लोग पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थे वे अलग थे। यह अनुभव न केवल बहुत अच्छा था बल्कि इससे उन्हें खेलने के कई नए तरीके और ज्ञान भी मिले। इसके अलावा इन दोनों लड़कियों द्वारा सिखाई गई साधना तकनीक का कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा और उसे काफी पोषण महसूस हुआ। हालांकि दोनों लड़कियां सिर्फ साधारण लोग थीं और उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीकें केवल मार्शल आर्ट स्तर की थीं। यह पोषण प्रभाव सीमित था और यह उनकी 100 खजाना शोधन शरीर टेम्परिंग तकनीक में मदद नहीं कर सका। अन्यथा अर्जुन केलोरा को लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा होगा। अर्जुन केलोरा, तुम इन दिनों थोड़े लापरवाह हो गए हो, तुम ऐसे नहीं चल सकते। कई रातों की मौज मस्ती के बाद अर्जुन केलोरा बिस्तर के किनारे बैठा अपना सिर हिला रहा था और खुद से बातें कर रहा था। उन्हें ये भी कुछ हद तक समझ में आ गया कि प्राचीन सम्राट स्त्रियों के प्रति क्यों आसक्त थे। उनकी मूल पत्नियां और रखैले सभी सम्मानित और गुणी महिलाएं थीं। दूसरी ओर होंग यी द्वारा भेजी गई 2 लड़कियों को बचपन से ही कई आकर्षक तकनीकों और खेल शैलियों के साथ दूसरों की सेवा करना सिखाया गया था। हालांकि अर्जुन केलोरा ने एक बार अमर संप्रदाय के हृदय प्रश्न मंच में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ताओ को समर्पित हृदय के साथ कोई व्यक्ति ऐसे सांसारिक सुखों से कैसे प्रभावित हो सकता है? होंग यी, तुम असल में इसका इस्तेमाल मेरी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हो। ऐसा कौन सा ट्रांसमिग्रेटर है जो ऐसी परीक्षा नहीं झेल सकता? अर्जुन केलोरा ने खड़े होकर कपड़े पहनते हुए बड़बड़ाया। यह महसूस करते हुए कि समय सही है, उन्होंने जल्दी से अपने अध्ययन कक्ष में एक प्रथम श्रेणी का मध्यम दर्जे का ताबीज बनाया, अग्नि मेघ ताबीज। फिर वह लू बो को ये बताने गया कि अब वह प्रथम श्रेणी का मध्यम श्रेणी का ताबीज बनाने में सक्षम है। लू बो, जो अभी अभी आध्यात्मिक क्षेत्रों का निरीक्षण करके लौटे थे, अर्जुन केलोरा के शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अविश्वास से अर्जुन केलोरा की ओर देखा और कहा, तुमने कहा था कि तुम मध्यम श्रेणी के तावीज बना सकते हो। लू बो की अभिव्यक्ति देखकर अर्जुन केलोरा को 2 साल पहले की बात याद आ गई जब उन्होंने अंकल फू से कहा था कि वह एक प्रथम श्रेणी का ताबीज बना सकते हैं। अंकल फू की अभिव्यक्ति अब लू बो के समान थी। उन्होंने तैयार ताबीज निकाला, सिर हिलाया और कहा, हाँ लू बो, ये पहला मध्यम वर्गीय ताबीज है जो मैंने बनाया है, अग्नि बादल ताबीज। लू बो ने ताबीज लिया, उसकी जांच की और पुष्टि की कि यह वास्तव में प्रथम श्रेणी का मध्यम श्रेणी का ताबीज अग्नि बादल ताबीज था। वह खुद को रोक नहीं सका और मुंह में लार भरकर बोला, अगर मुझे सही से याद है तो आप 2 साल से भी कम समय पहले किंजू घाटी में आए थे, है ना? अर्जुन केलोरा ने कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर दिया, 16 दिन में 2 वर्ष हो जाएंगे। टस्क। लू बो ने अपनी जीभ चटकाए, कुछ शब्द न सूझ रहे थे। किंगजू घाटी के प्रशासक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से समझते थे कि किसी व्यक्ति के लिए 2 साल के भीतर मध्यम स्तर का ताबीज बनाने वाला बन जाना क्या मायने रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए केवल 2 शब्द थे, प्रतिभाशाली। एक सच्चे ताबीज निर्माता प्रतिभाशाली। एक क्षण के चिंतन के बाद लू बो ने कहा, अर्जुन केलोरा, क्या अब तुम मेरे लिए एक और अग्नि बादल ताबीज बनाने में सक्षम हो? बेशक उसे यकीन था कि अर्जुन केलोरा ऐसा कुछ भी नकली नहीं बना सकता। हालांकि यह मामला वाकई हैरान करने वाला था और वह खुद इसे देखकर इसकी पुष्टि करने से खुद को नहीं रोक सका। कोई बात नहीं। हालांकि अग्नि बादल तावीज के साथ मेरी सफलता दर अभी भी अधिक नहीं है। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया। वह पास की मेज पर गया, अपने थैले से ताबीज बनाने के औजारों का एक सेट निकाला, ताबीज का कागज फैलाया और ताबीज बनाने की तैयारी की। लू बो चुपचाप किनारे पर खड़ा होकर अर्जुन केलोरा को देख रहा था जब उसने सुनहरे बालों वाला ताबीज ब्रश पकड़ा और अग्नि बादल ताबीज बनाना शुरू किया। वह बता सकता था कि अर्जुन केलोरा का हाथ बहुत स्थिर था, विशेष रूप से स्थिर, और ब्रश पर आध्यात्मिक ऊर्जा भी स्थिर थी। हालांकि जब ताबीज की रेखाएं खींचने की बारी आई तो वह उतना अच्छा नहीं लग रहा था। हर बार जब वह मुड़ता तो कुछ धक्के और उतार चढ़ाव आते, जिससे पता चलता था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अस्थिर थी। उस समय जब अर्जुन केलोरा ने ताबीज की अधिकांश रेखाएं खींच ली थीं,
ताबीज के कागज से अचानक फुफकार जैसी आवाज आए और हरा धुआं निकलने लगा। यह असफल हो गया। लू बो ने अर्जुन केलोरा को परेशान नहीं किया। उन्होंने देखा कि अर्जुन केलोरा ने ताबीज का एक और टुकड़ा निकाला और फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। 4 असफल प्रयासों के बाद लू बो की चौकस निगाह के तहत अर्जुन केलोरा अंततः कुछ बाधाओं और कठिनाइयों के साथ अग्नि बादल ताबीज खींचने में कामयाब रहे। तैयार ताबीज को देखकर लू बो ने राहत की लंबी सांस ली, फिर भी कुछ अविश्वास सा महसूस हुआ। लू बो। अर्जुन केलोरा ने भी आह भरी और लू बो को देखते हुए थोड़ा थका हुआ लग रहा था। यद्यपि यह महज एक नाटक था, फिर भी इतने सारे ताबीज बनाने में उनकी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा का काफी हिस्सा खर्च हो गया। क्यूई शोधन के तीसरे चरण के चरम पर अपनी वर्तमान साधना के साथ वह एक दिन में अधिकतम 5 या 6 मध्यम स्तर के ताबीज ही बना सकता था। इससे अधिक कुछ करना थोड़ा भारी था। चांग शेंग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अर्जुन केलोरा को इस तरह देखकर लू बो को याद आया कि उसके पास केवल क्यूई शोधन के तीसरे स्तर की साधना थी। एक साथ 4 ताबीज बनाने में उनकी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा का बहुत अधिक व्यय हुआ होगा। उसने तुरंत अपने स्टोरेज बैग से एक जेड हरे रंग की बांस की ट्यूब निकाली और अर्जुन केलोरा को देते हुए कहा, ये ग्रीन जेड बांस वाइन है जिसे मैंने खुद बनाया है। इसे चखकर देखिए, ये शरीर को पोषण देती है और थकान दूर करती है। धन्यवाद, लू बो। अर्जुन केलोरा ने बांस की नली ली और ढक्कन खोला, जिससे उसके अंदर जेड हरे रंग का क्रिस्टल सा साफ तरल पदार्थ निकला, जिससे एक समृद्ध और सुगंधित सुगंध निकल रही थी। स्पिरिट वाइन। लू बो, क्या आप शराब बनाते हैं? अर्जुन केलोरा एक नज़र में बता सकते थे कि यह ग्रीन जेड बांस वाइन एक प्रकार की स्पिरिट वाइन थी। अनगिनत खेती कलाओं में शराब बनाने की एक कला थी, जिसके द्वारा किसान उपभोग के लिए स्पिरिट वाइन बना सकते थे। स्पिरिट वाइन के प्रभाव अमृत के समान ही थे, लेकिन विविधता की दृष्टि से स्पिरिट वाइन अमृत की तुलना में बहुत कम विविध थी। हालांकि अमृत की तुलना में स्पिरिट वाइन स्वाद में बेहतर थी और इसका उपयोग मेहमानों के मनोरंजन और माहौल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा इसका प्रभाव हल्का था, व्यावहारिक रूप से गैर विषैला था तथा इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं थे, जबकि अमृत के विपरीत अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह विषाक्तता पैदा कर सकता था या एंटीबॉडी प्रतिरोध भी उत्पन्न कर सकता था। मैं खुद को शराब बनाने वाला तो नहीं कह सकता। मुझे बस इसमें महारत हासिल है, इसलिए मैंने इस तरह की स्पिरिट वाइन बनाना सीखा। लू बो ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया और बांस की शराब का एक घूंट लिया, उसका स्वाद लिया। उसने पाया कि ग्रीन जेड बैम्बू वाइन का स्वाद लाजवाब था, बिल्कुल भी मसालेदार नहीं, हल्की और मनमोहक खुशबू के साथ। वह खुद को कुछ और घूंट लेने से नहीं रोक सका। जैसे ही शराब उसके पेट में पहुंची, एक गर्माहट सी फैल गई और उसे लगा जैसे उसकी थकान कुछ कम हो गई हो। मेरी शराब का स्वाद अच्छा है ना? लू बो ने अर्जुन केलोरा की ओर देखा और मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, मैंने पहली बार इतनी बढ़िया वाइन चखी है। अर्जुन केलोरा ने सच्चाई से जवाब दिया। वह आमतौर पर ज्यादा शराब नहीं पीते थे और उन्हें यह विशेष रूप से पसंद भी नहीं थी, लेकिन उन्हें यह शराब असाधारण लगी। इसका न केवल स्वाद अच्छा था, बल्कि इसका प्रभाव भी उत्कृष्ट था, जिससे उन्हें स्फूर्ति महसूस हुई। हालांकि यह शराब स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें जबरदस्त दम है। तुम्हें इसका 1/3 हिस्सा पीने के बाद रुक जाना चाहिए, वरना मैं ही नशे में धुत हो जाऊंगा। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं इस बारे में कुलपति को बताऊंगा। लू बो ने मुस्कुराते हुए कहा। लू बो, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास वो स्पिरिट वाइन और है? क्या तुम मुझे बेच सकते हो? अर्जुन केलोरा ने ऊंची आवाज में पूछा। वह महसूस कर सकता था कि इस आध्यात्मिक मदिरा का भौतिक शरीर को पोषण देने वाला प्रभाव था। यदि वह इसे नियमित रूप से पी सके तो इससे उसे 100 खजाना शोधन शरीर तड़के तकनीक की साधना में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इस आध्यात्मिक मदिरा में थकान दूर करने का भी असर होता है। जब वह ताबीज बनाने से थक जाता था या रात में थक जाता था, तो वह अपना मूड हल्का करने के लिए थोड़ी आध्यात्मिक मदिरा पी सकता था। मेरे पास ये ग्रीन जेड बैम्बू वाइन ज्यादा नहीं है, मैं इसे बस अपने लिए बनाता हूँ और पीता हूँ। लू बो ने सिर हिलाकर समझाया, लेकिन ये ग्रीन जेड बैम्बू वाइन मुख्य रूप से हमारे लू परिवार द्वारा उगाए गए ग्रीन जेड आध्यात्मिक बांस से बनाई जाती है। एल्डर वो हर साल एक बैच बनाते हैं और उसे बेचते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एल्डर वो के पास जा सकते हैं। उनके पास दूसरी तरह की आध्यात्मिक मदिरा भी है, लू बो ने सुझाव दिया।
एल्डर वू, हम। धन्यवाद, लू बो। अर्जुन केलोरा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने बाद में एल्डर वू से मिलने की योजना बनाई ताकि वह देख सके कि क्या वह कुछ स्पिरिट वाइन खरीद सकता है। इसके साथ ही अर्जुन केलोरा ने अलविदा कहा और चले गए। लू बो भी इस मामले की रिपोर्ट लू युवानरिन को देने के लिए चले गए। किंगजू घाटी के एक विला में। क्या अर्जुन केलोरा को प्रथम स्तरीय मध्यम श्रेणी के तावीज मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था? मुझे याद है कि उसे नौसिखिया तावीज मास्टर बने हुए केवल 2 साल ही हुए हैं, है ना? लू युवानरिन, जो मामले को संभाल रहे थे, ने लुबो की रिपोर्ट सुनी। खबर मिली कि अर्जुन केलोरा पहले दर्जे का मध्यम श्रेणी का ताबीज बनाने में सक्षम हो गया है और उसे मध्यम श्रेणी का ताबीज मास्टर बना दिया गया है। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य के भाव उभर आए। इस दौरान उन्होंने अर्जुन केलोरा की ताबीज बनाने की प्रगति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह केवल इतना जानता था कि अर्जुन केलोरा ने हर महीने उसे दिए जाने वाले ताबीज बनाने के काम को पूरी तरह से पूरा कर लिया था। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन केलोरा वास्तव में एक प्रथम स्तर के मध्य श्रेणी के तावीज को बनाने में सक्षम हो गया। इस प्रकार वह एक नौसिखिया तावीज मास्टर से प्रथम स्तर के मध्य श्रेणी के तावीज मास्टर बन गया। हाँ कुलपति, अर्जुन केलोरा को नौसिखिया तावीज मास्टर बने हुए ठीक 2 साल हो गए हैं। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैंने अर्जुन केलोरा से मेरे सामने एक अग्नि मेघ ताबीज बनाने को भी कहा। यह अर्जुन केलोरा द्वारा तैयार किया गया पहला मध्य श्रेणी का तावीज है, अग्नि बादल तावीज। लू बो ने सिर हिलाया, एक ताबीज निकाला और कहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि लू युवानरिन ये खबर सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो सकती है और शायद इस पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अर्जुन केलोरा से अपने सामने एक अग्नि बादल ताबीज बनाने को कहा। बिल्कुल, यह एक मध्यम श्रेणी का तावीज है, अग्नि मेघ तावीज। तावीज बनाने में अर्जुन केलोरा की प्रतिभा वाकई। लू युवानरिन ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से सांस छोड़ी। वह ये भी नहीं जानते थे कि ताबीज बनाने में अर्जुन केलोरा की प्रतिभा का वर्णन कैसे करें। एक नौसिखिए से जिसने कभी तावीज को छुआ तक नहीं था, उसने स्वयं ही इसका अन्वेषण किया और 1.5 वर्ष में ही एक नौसिखिए तावीज मास्टर बन गया। फिर लगभग 2 वर्षों में वह एक नौसिखिए तालिस्मन मास्टर से प्रथम श्रेणी के मध्य स्तरीय तालिस्मन मास्टर बन गए। यह अद्भुत था। आप देखिए, उनकी सबसे बड़ी बेटी लू मियाओगे ताबीज बनाने में बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के ताबीज निर्माता से मध्यम श्रेणी के ताबीज निर्माता बनने में उन्हें लगभग 3 वर्ष लग गए। इसके अलावा अर्जुन केलोरा की तुलना में लू मियाओगे के पास न केवल बेहतर परिस्थितियां थीं, बल्कि उसे सिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए एक गुरु भी था। इस तुलना में अर्जुन केलोरा की ताबीज बनाने की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। यदि अर्जुन केलोरा को पता होता कि एक निम्न श्रेणी के प्रथम श्रेणी के ताबीज निर्माता के लिए मध्यम श्रेणी का ताबीज निर्माता बनना कितना कठिन है और लू मियाओगे को इसमें 3 साल लग गए, तो वह शायद 1 या 2 साल और इंतजार कर लेते। उन्होंने अनुमान लगाया कि चूंकि उन्हें शुरुआती स्तर से प्रथम स्तर के ताबीज निर्माता तक प्रगति करने में केवल 1.5 वर्ष लगे थे, इसलिए अब समय आ गया है कि वे 2 वर्षों में मध्यम स्तर के ताबीज निर्माता तक प्रगति कर लें। ठीक है, जाकर बड़ों को बता दो। कल हम एक छोटी सी मीटिंग करेंगे। आइए देखें कि अर्जुन केलोरा के लिए उनके मन में क्या है। लू युवानरिन ने अपने हाथ में अग्नि बादल ताबीज नीचे रखा और मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए निर्देश दिए। एक नौसिखिए ताबीज निर्माता की तुलना में एक प्रथम श्रेणी का मध्यम स्तर का ताबीज निर्माता पहले से ही लियू परिवार के ध्यान के योग्य था। विशेष रूप से ताबीज बनाने में अर्जुन केलोरा के वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह भविष्य में दूसरे स्तर का ताबीज निर्माता बन जाएगा। दूसरे स्तर के ताबीज मास्टर, यहां तक कि एक महान नींव निर्माण साधक को भी उसे कुछ सम्मान देना होगा। दुर्भाग्यवश यह अफसोस की बात है कि अर्जुन केलोरा हमारे लू परिवार के वंश से नहीं है। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति है। लू युआनरिन ने गहरी आह भरी। हालांकि उन्होंने हमेशा अर्जुन केलोरा से कहा था कि वह परिवार का सदस्य है, लेकिन अंततः अर्जुन केलोरा लू परिवार का वंशज नहीं था और उसे पूरी तरह से अपना सदस्य नहीं माना जा सकता था। किंगजू घाटी में किंगजू हॉल में सरल और सुंदर बैठक हॉल। धूपबत्ती जलाने वाला धीरे धीरे अगरबत्ती जला रहा था। लू युवानरिन मुख्य सीट पर बैठे थे, जबकि लू परिवार के कई उच्च पदस्थ सदस्य और बुजुर्ग लंबी मेज के दोनों ओर बैठे थे।
अर्जुन केलोरा की स्थिति के बारे में जानकारी के बारे में मुझे लगता है कि आप सभी को कुछ समझ होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि आपके क्या विचार हैं। लू युवानडिंग ने बड़ों की ओर देखा और कहा, इस बच्चे में तावीज बनाने का कमाल है और उम्मीद है कि भविष्य में वह दूसरे दर्जे का तावीज बनाने वाला मास्टर बनेगा। हमारे लू परिवार को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसे हमारे लू परिवार से कभी नहीं जाने दिया जाएगा। एक भूरे बाल वाले बूढ़े आदमी ने कहा। वह लू परिवार के प्रधान बुजुर्ग थे और क्यूई शोधन क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की शक्ति रखते थे। वह परिवार के वित्त का प्रबंधन करने और परिवार के प्रबंधन में कुलपिता की सहायता करने के लिए जिम्मेदार थे। कुलपति महोदय, ये बच्चा हमारे लू परिवार में सिर्फ 4 साल से ज्यादा समय से है। क्या ये सचमुच हमारे लू परिवार का है? एक दुबले पतले भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। वह लू परिवार के तीसरे बुजुर्ग थे जो आत्मा बांस, आत्मा क्षेत्र, आत्मा औषधि आदि से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार थे। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, अर्जुन केलोरा के वर्षों के व्यवहार को देखते हुए ये स्पष्ट है कि उनमें कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है और वे एक साधारण जीवन से संतुष्ट हैं। हो सकता है कि वे हमारे लू परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित न हो, लेकिन उनमें अपनेपन का भाव है। लू युवानडिंग ने कहा, इसके अलावा पिछले अनुबंध को देखते हुए अर्जुन केलोरा के हमारे लू परिवार को छोड़ने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। मैंने सुना है कि इस अर्जुन केलोरा का केवल एक ही शौक है, औरतों से शादी करना और बच्चे पैदा करना, एक और बुजुर्ग ने कहा। हमारे लू परिवार की 9 धर्मनिरपेक्ष महिलाओं से शादी करने से संतुष्ट न होकर वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया से 3 महिलाओं को भी शादी के लिए ले आया, जिनमें से एक के पास आत्मा की जड़ है। लगता है अर्जुन केलोरा जानता है कि उसे अमरता प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह अगली पीढ़ी पर अपनी उम्मीदें लगाए बैठा है और चाहता है कि उसके और भी बच्चे आत्मा मूल से हों, बुजुर्ग ने आगे कहा। ऐसा हुआ है कि मेरी पोती मियावई इस साल 20 साल की हो गई है। वह आज्ञाकारी और समझदार है और उसके पास 8वीं कक्षा का आत्मा मूल है। मैं अपनी पोती की शादी अर्जुन केलोरा से करने को तैयार हूँ। इस तरह अर्जुन केलोरा सचमुच हमारे लू परिवार का दामाद बन जाएगा, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। फिर मैं अपनी पोती से अर्जुन केलोरा के लिए और भी आत्मा आधारित बच्चों को जन्म दिलवाऊंगा, जिससे वह पूरी तरह से हमारे लू परिवार से जुड़ जाएगा। इसके अलावा अर्जुन केलोरा का पारिवारिक नाम भी लू है। भविष्य में उसके जो बच्चे होंगे वे भी हमारे लू परिवार में अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे और हमारे लू परिवार के वंशज बन जाएंगे। उसी समय एक वरिष्ठ बुजुर्ग, जिनके बाल सफेद थे लेकिन वे युवा दिखते थे, बोले। वह लू परिवार के 5वें वरिष्ठ सदस्य थे जो लू परिवार के शराब व्यवसाय के प्रभारी शराब निर्माता थे। ये सुनकर मुख्य आसन पर बैठे बुजुर्गों और कुलपति के चेहरे के भाव बदल गए। मुख्य सीट पर बैठे हुए लू युवानडिंग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। उनके कई बच्चे और पोते पोतियां थे, लेकिन परिवार में केवल 3 ही आत्मा आधारित बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी लू मियाओगे ही थी जिसने उन्हें सबसे अधिक मानसिक शांति दी। वह न केवल अपनी साधना में विवेकशील और परिश्रमी थी, बल्कि उसमें ताबीज बनाने की भी प्रतिभा थी। हालांकि उनकी दूसरी बेटी लू मियाहुआन वह थी जिसके बारे में वह चिंतित थे। यद्यपि उसके पास 6ठी श्रेणी की आत्मा जड़ थी, फिर भी वह इधर उधर खेलती रहती थी और साधना पर अधिक ध्यान नहीं देती थी। इसके अलावा लू परिवार का मुखिया बनने के बाद उसने अपने बच्चों को अनुशासित करने की उपेक्षा की, जिसके कारण उसकी बेटी में कुछ हद तक बिगड़ैल और अभिमानी स्वभाव विकसित हो गया। जब तक वह लू परिवार में थी तब तक वह उस पर नजर रख सकता था, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी और वह व्यक्ति आसपास नहीं रहेगा तो यह अप्रमाणित अहंकार और घमंड आसानी से मुसीबत का कारण बन जाएगा, और एक बार समस्या शुरू हो जाने पर यह तेजी से बढ़ सकती है। अब 5वें बुजुर्ग के शब्द सुनकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उनकी बेटी लू मियाहुआन को अर्जुन केलोरा से शादी क्यों नहीं करने दी गई? कुछ बातचीत के बाद और अंकल फू और लू बो द्वारा अर्जुन केलोरा के मूल्यांकन पर विचार करने के बाद उन्हें भी लगा कि अर्जुन केलोरा कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। न केवल उनमें ताबीज बनाने की स्वाभाविक प्रतिभा थी, बल्कि वे ईमानदार और विश्वसनीय भी लगते थे। यद्यपि उन्हें महिलाओं से बहुत लगाव था और उनकी कई पत्नियां और बच्चे थे, फिर भी कम से कम उन्होंने ताबीज बनाने की अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं किया। और जानकारी के आधार पर वह जानता था कि अर्जुन केलोरा अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और हमेशा उनका ध्यान रखता था। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और अर्जुन केलोरा की धर्मनिरपेक्ष किसान पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखते हुए
जिसका अर्थ था कि अन्य परिवारों के साथ उनका संपर्क न्यूनतम होगा। भले ही वह किंजू पर्वत पर बस गए और लू परिवार के आधे सदस्य बन गए, उन्हें डर नहीं था कि उनकी बेटी को नुकसान होगा। जैसे जैसे यह विचार लू युवानदिन के मन में आया, यह अधिकाधिक व्यवहार्य होता गया। उन्होंने सोचा कि अर्जुन केलोरा एक अच्छा दामाद होगा। उन्होंने कहा, अर्जुन केलोरा में ताबीज बनाने का ऐसा हुनर है कि उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। मैं अपनी पोती मियाओयुन को अर्जुन केलोरा से शादी करने और साथ ही उससे ताबीज के बारे में सिखाने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि वह खुद को पूरी तरह से हमारे लू परिवार के लिए समर्पित कर सके और हमारे लू परिवार के लिए दूसरे स्तर का ताबीज मास्टर बन सके। इस समय 30 या 40 वर्ष की एक प्रतिष्ठित महिला ने अपनी बात रखी। वह लू परिवार की चौथी बड़ी थी, जो लू परिवार के ताबीजों की प्रभारी एक उच्च श्रेणी की प्रथम स्तर की ताबीज मास्टर थी। बूढ़े आदमी की एक पोती भी है, भूरे बालों वाली एक अन्य बुजुर्ग महिला बोली। एल्डर वू के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए एक एक करके कबीले के बुजुर्ग अपनी आत्मा से जुड़ी संतान का विवाह अर्जुन केलोरा से करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि लू परिवार एक ही परिवार था, फिर भी उसकी कई शाखाएं थीं जो अपने अपने हितों का ध्यान रखती थीं। अर्जुन केलोरा जैसा व्यक्ति, जो लू परिवार का केवल आधा सदस्य था, लेकिन ताबीज बनाने में असाधारण प्रतिभा रखता था, स्वाभाविक रूप से कुल के बुजुर्गों द्वारा एक वांछनीय वर माना जाता था। वे आत्मा मूलक वंशजों का विवाह अर्जुन केलोरा से कराने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इस तरह ये भविष्य के दूसरे स्तर के ताबीज गुरु अर्जुन केलोरा को अपनी शाखा से बांधने जैसा होगा। भले ही अर्जुन केलोरा भविष्य में दूसरे स्तर के ताबीज मास्टर न बने, फिर भी वह शीर्ष स्तर के प्रथम स्तर के ताबीज मास्टर होंगे। किसी भी स्थिति में यह उनके लिए जीत वाली स्थिति थी। जब उसने बड़ों को बात करते देखा, तो लू युवानडिंग ने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि मियाओहुआन भी सही उम्र की है। वह अर्जुन केलोरा के लिए उपयुक्त लगती है। किंगजू घाटी में एक प्राचीन, उत्तम और सुंदर छोटी सी इमारत में। पिताजी, आपने उस अर्जुन केलोरा से मेरी शादी कैसे तय कर दी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अर्जुन केलोरा एक कट्टर औरत प्रेमी है। उसने न सिर्फ हमारे लू परिवार की 9 औरतों से शादी की है, बल्कि वह बाहर से और औरतें भी लाता है। मैंने सुना है कि वो हाल ही में बाहर गया था और 2 और चुलबुली औरतों को साथ लाया है। तुम ऐसे आदमी से मेरी शादी कैसे करवा सकती हो? 18 या 19 वर्ष की एक सुंदर चेहरे वाली, ठंडी और आकर्षक महिला, जिसने काले रेशमी कपड़े पहने हुए थे, लू परिवार के मुखिया को गुस्से से घूर रही थी। हालांकि अर्जुन केलोरा काफी कामुक है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। वह एक साधारण इंसान है। वह अपनी पत्नी और रखैलों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और बहुत विचारशील और देखभाल करने वाला है। इसके अलावा कल ही अर्जुन केलोरा को प्रथम स्तर के मध्य श्रेणी के तावीज मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह हमारे लू परिवार के साथ केवल 4 वर्षों से ही है और केवल 3.5 वर्षों से ताबीज बनाने का अध्ययन कर रहा है। उन 3.5 वर्षों में हमारे लू परिवार ने उसे प्रशिक्षित करने और सिखाने पर ज्यादा पैसा या प्रयास खर्च नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में ये तथ्य कि वह इतनी जल्दी प्रथम स्तरीय मध्यम श्रेणी का ताबीज मास्टर बन सकता है, ये दर्शाता है कि वह ताबीज बनाने में अत्यंत प्रतिभाशाली है, आपकी बड़ी बहन से कहीं आगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में वह संभवतः द्वितीय स्तर का ताबीज गुरु बन जाएगा। अगर तुम उससे शादी कर लो तो मुझे मानसिक शांति मिलेगी। लू युवानडिंग ने अपनी बेटी को मनाने की बहुत कोशिश की। पिछली कबीले की बैठक के बाद उनके मन में अपनी बेटी लू मियाओहुआन का विवाह अर्जुन केलोरा से करने का विचार आया, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचते उतना ही यह संभव प्रतीत होता। इसलिए बैठक के बाद वह इस मामले पर चर्चा करने के लिए अपनी बेटी के घर गए, ताकि वह उसे अर्जुन केलोरा से शादी करने के लिए मना सके। प्रथम स्तरीय मध्यम श्रेणी का तावीज मास्टर। ये सुनकर लू मियाओहुआन की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लू परिवार की एक युवा महिला होने के नाते और अपनी बहनों के तावीज मास्टर होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि अर्जुन केलोरा के लिए इतने कम समय में प्रथम श्रेणी के मध्य स्तरीय तावीज मास्टर बनना कितना उल्लेखनीय था। उन्हें ताबीज बनाने में प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता उसकी शादी अर्जुन केलोरा से करना चाहते थे। भविष्य में यदि अर्जुन केलोरा सचमुच द्वितीय श्रेणी के तावीज मास्टर बन सके तो वह जहां भी जाएंगे उनकी स्थिति एक मूल्यवान अतिथि की होगी। भले ही वह दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच सके, फिर भी प्रथम स्तर का तावीज मास्टर होना एक असाधारण उपलब्धि होगी।
वह जानती थी कि चौथा एल्डर, जिसने उसकी बहनों को ताबीज बनाना सिखाया था, एक शीर्ष स्तरीय प्रथम श्रेणी का ताबीज मास्टर था, और वह हर साल लू परिवार को पर्याप्त मुनाफा दिलाने में सक्षम था, जो कि बहुत प्रतिष्ठा का पद था। हालांकि जब उसे अर्जुन केलोरा के विभिन्न कारनामों और पहली मुलाकात में उसके द्वारा दी गई कामुक नजर की याद आई, तो उसे बहुत असहज और अनिच्छुक महसूस हुआ। अपनी बेटी के चेहरे पर अनिच्छा देखकर लू युवानडिंग ने आह भरी और उसे मनाना जारी रखा। हुआन, तुम्हारी माँ का देहांत कम उम्र में ही हो गया था, और मैं तुम्हारे जीवन में ज्यादा शामिल नहीं रहा हूँ। मैंने पहले तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस मामले में मैं सचमुच तुम्हारे हित में सोचता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगी। अब जबकि अर्जुन केलोरा प्रथम स्तर के मध्य श्रेणी के तावीज मास्टर बन गए हैं, तो वर्षों से उनके अच्छे व्यवहार के अलावा हमारे लू परिवार ने उन्हें वास्तव में हमारे परिवार में एकीकृत करने के लिए स्पिरिट रूट वाली एक युवती से उनका विवाह कराने का निर्णय लिया है। कई बुजुर्ग और कबीले के सदस्य अपनी पोतियों का विवाह अर्जुन केलोरा से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपको जो अवसर मिला है उसके लिए मैंने संघर्ष किया है। आप अब जवान नहीं रहे, इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के इस पहलू के बारे में सोचना शुरू करें। लू युवानडिंग ने आह भरते हुए कहा। अब वह लू परिवार के मुखिया के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में बोल रहे थे। काश उनकी बेटी लू मियाओहुआन भी उनकी बेटी लू मियाओगे की तरह मेहनती और होनहार होती, तो उन्हें उसके वैवाहिक मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आखिरकार किसान अक्सर विवाह नहीं करते थे, इसलिए यह अपेक्षाकृत सामान्य और आम घटना थी। लेकिन अर्जुन केलोरा के पास केवल 9वीं रैंक की आत्मा जड़ है, और उसके पास पहले से ही बहुत सारी पत्नियां और रखैले हैं। लू मियाओहुआन ने अपने होंठ भींचते हुए कहा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वह अवसर था जिसके लिए उसके पिता ने संघर्ष किया था, लेकिन गहराई से सोचने पर उसे इसके पीछे का कारण समझ में आया। किंजू पर्वत पर लू परिवार के 100 से अधिक सदस्य थे। यद्यपि इन परिवार के सदस्यों की जड़ें आध्यात्मिक थीं, परंतु वास्तविकता ये थी कि उनमें से अधिकांश के पास भविष्य की संभावनाएं सीमित थीं तथा फाउंडेशन स्थापना के चरण तक पहुंचने की बहुत कम आशा थी। जब वे वयस्क हो जाते थे, तो उनमें से कई का विवाह कबीले द्वारा अन्य किसान परिवारों में करा दिया जाता था, ताकि नए रक्त का प्रवाह निरंतर बना रहे। अर्जुन केलोरा लू परिवार में दामाद के रूप में शामिल हुए और लू परिवार में ही रह रहे हैं। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें लू परिवार का आधा हिस्सा माना जा सकता है। अब जबकि उसने ताबीज बनाने की ऐसी प्रतिभा दिखाई है, तो कबीले के बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक जड़ों वाली एक महिला का विवाह अर्जुन केलोरा से कराने और अर्जुन केलोरा को लू परिवार से पूरी तरह से बांधने के लिए बहुत खुश हैं। उसकी 9वीं श्रेणी की आत्मा जड़ कोई मायने नहीं रखती। अर्जुन केलोरा की तावीज मास्टर प्रतिभा के साथ जब तक हमारा लू परिवार उसका पालन पोषण करने को तैयार है, भले ही वह नई स्थापना तक पहुंचने में असमर्थ हो, फिर भी उसके क्यूई शोधन के अंतिम चरणों तक साधना करने की आशा बनी रहती है। यहाँ तक कि क्यूई शोधन के अंतिम चरण में एक द्वितीय श्रेणी के तावीज गुरु को भी एक निश्चित मात्रा में सम्मान प्राप्त होगा, यहाँ तक कि आधार स्थापना साधकों से भी। जहाँ तक पत्नियों और रखैलों की बात है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन केलोरा की वर्तमान पत्नियां और रखैले सभी सामान्य महिलाएं हैं। अगर तुम उससे शादी करोगी, तो स्वाभाविक रूप से तुम उसकी पहली पत्नी बन जाओगी, और मेरे रहते हुए मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अन्याय कैसे होने दे सकता हूँ। ये देखकर कि उसकी बेटी अब इतनी जिद्दी नहीं रही, लू युवानडिंग ने आगे बढ़ने का अवसर जब्त कर लिया। अपने पिता की बातें सुनने के बाद लू मियाओहुआन ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन चुप रही। अर्जुन केलोरा से हुई मुलाकात के बारे में सोचते हुए वह उतना घिनौना नहीं लगा जितना उसने शुरू में सोचा था। आखिरकार उसके अपने आकर्षण के कारण उसे देखने वाले के लिए उसे नजदीक से देखे बिना रहना मुश्किल ही था। अर्जुन केलोरा जैसे कुख्यात औरतबाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपनी बेटी की प्रतिक्रिया देखकर लू युवानडिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उसने मौन सहमति दे दी है। फिर उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छा मियाओहुआन, मैं कल अर्जुन केलोरा को बांस हॉट मंडप में आमंत्रित करूंगा ताकि आप दोनों मिल सकें। मम, लू मियाओहुआन ने धीरे से उत्तर दिया। इस बीच पिछवाड़े में अर्जुन केलोरा बच्चों के साथ खेल रहा था। चूंकि अब उसके पास बहुत सारे बच्चे थे, इसलिए उसने उनके लिए विभिन्न खिलौने बनाए, जैसे झूले, फिसलपट्टी, सीसो, ट्रैम्पोलिन, लकड़ी के घोड़े और खिलौना कारें। उस समय छोटे बच्चों का एक समूह उसके साथ उड़ान का खेल खेलने के लिए कतार में खड़ा था, जबकि वह बच्चों को हवा में उड़ाने के लिए अपनी उत्तोलन तकनीक का उपयोग कर रहा था।
या शायद वह बच्चों को लकड़ी के घोड़ों या खिलौना कारों पर बैठा देता और फिर वस्तुओं पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके उन्हें हवा में उड़ाता, जिससे छोटे बच्चों का समूह खेलता और खुशी से चिल्लाता। तभी अर्जुन केलोरा ने अपनी एक उपपत्नी को ये कहते सुना कि प्रशासक लू आ गए हैं। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि प्रथम स्तर के मध्य ग्रेड तालिस्मान मास्टर के रूप में उनकी पदोन्नति के बारे में खबर होनी चाहिए। उसने अपनी उपपत्नी से बच्चों की देखभाल करने को कहा और शीघ्रता से स्वागत कक्ष की ओर चल पड़ा। अंकल लू, अर्जुन केलोरा ने हल्के से झुककर अभिवादन किया। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, एल्डर लू ने अर्जुन केलोरा की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। उसने पहले अर्जुन केलोरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने करीब से देखा तो वह आदमी काफी सुंदर और प्रतिष्ठित लग रहा था। अर्जुन केलोरा बुजुर्ग के गर्मजोशी भरे व्यवहार से थोड़ा उलझन में था। कुलपति अर्जुन केलोरा ने आपको अच्छी तरह से तैयार होने के लिए कहा है, क्योंकि आप कल एक अरेंज मैरिज मीटिंग के लिए बैम्बू हॉट पवेलियन जा रहे हैं, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? अर्जुन केलोरा ने आश्चर्य से कहा, उसकी अभिव्यक्ति काफी अजीब हो गई। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि प्रथम श्रेणी के मध्य ग्रेड तावीज मास्टर बनने की उनकी उपलब्धि से लू परिवार के भीतर किसी प्रकार की पदोन्नति या उपचार मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मुखिया उसके लिए विवाह का प्रबंध करेगा। हालांकि अर्जुन केलोरा को जल्द ही एहसास हो गया कि यह तयशुदा शादी शायद कोई साधारण मामला नहीं था। अर्जुन केलोरा के चेहरे पर भाव देखकर बुजुर्ग हंसे, ये सही है। एक मध्यम श्रेणी के तावीज मास्टर बनने की आपकी उपलब्धियों और साथ ही वर्षों से आपके व्यवहार को देखते हुए कुलपिता आपकी शादी अपनी बेटी से कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन केलोरा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उसके मन में तुरंत एकांतप्रिय और अलौकिक मिस लू मियाओगे की छवि उभर आई। लेकिन बुजुर्ग के अगले शब्दों ने उसकी कल्पना को चकनाचूर कर दिया। कल उससे मिलने जाओ और अच्छा प्रभाव डालो। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम सचमुच परिवार का हिस्सा बन जाओगे। क्या आप आत्मा मूल से बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी? दूसरी महिला के पास छठी श्रेणी की आत्मा मूल है, इसलिए यदि आप उससे शादी करते हैं तो आपके बच्चों को भी संभवतः आत्मा मूल विरासत में मिलेगी, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन केलोरा के बारे में उनकी आम तौर पर अनुकूल राय थी, और अब जबकि लू परिवार अर्जुन केलोरा को पूरी तरह से अपने में शामिल करने वाला था, तो बुजुर्ग उसके प्रति और भी अधिक सौहार्दपूर्ण और स्वागतपूर्ण हो गए थे तथा उसे एक सच्चे परिवार के सदस्य के रूप में मानते थे। दूसरी मिस। जब अर्जुन केलोरा ने ये सुना तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। ये सबसे बुजुर्ग महिला लू मियाओगे नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी महिला की बहन है। वह काले मोजे वाला जिसे उसने जुक्सिन झील पर देखा था। जरा सोचिए, मिस लू मियाओगे न सिर्फ खूबसूरती और हुनर की धनी थी, बल्कि एक तावीज की उस्ताद भी थी। सामान्य परिस्थितियों में लू परिवार उनका विवाह उनसे कैसे कर सकता था, लेकिन दूसरी मिस का उनसे विवाह होना भी काफी उल्लेखनीय बात थी। आखिरकार इस द्वितीय मिस के पास न केवल छठी श्रेणी की आत्मा जड़ थी, बल्कि वह लू परिवार के मुखिया की बेटी भी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम श्रेणी के मध्य श्रेणी के ताबीज मास्टर के रूप में उनके प्रदर्शन ने लू परिवार को उन्हें लू परिवार से पूरी तरह से बांधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काले मोजे और ऊंची एड़ी के जूते के साथ लंबे पैरों की उन अविस्मरणीय जोड़ी के बारे में सोचते हुए अर्जुन केलोरा ने सिर हिलाया, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, अंकल लू, मैं कल समय पर नियुक्ति के लिए निश्चित रूप से जाऊंगा। हालांकि उससे संदेह था कि लू परिवार का ये कदम उसके साथ अपने रिश्ते को गहरा करने और उसे लू परिवार से पूरी तरह से बांधने के लिए था। अर्जुन केलोरा को कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह पूरी तरह से इच्छुक था। दूसरी मिस की उपस्थिति उसके काले मोजे और लंबी टांगों के कारण नहीं, ऐसा 3 साल पहले की गई यात्रा के कारण हुआ था, जिससे उसे एहसास हुआ था कि ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक और कठिन है। उसके स्वभाव को देखते हुए उसके लिए ऐसी दुनिया में जीवित रहना कठिन था। इसके अलावा उन्हें अभी भी परिवार का भरण पोषण करना था। तो अर्जुन केलोरा ने पूरी तरह से अपना मन बना लिया था। वैसे भी उसके पास अनेक संतान, अनेक आशीर्वाद प्रणाली थी, इसलिए वह अभी लू परिवार में ईमानदारी से रह सकेगा। जब उनके और बच्चे हो जाएंगे और वे बड़े हो जाएंगे और वह फाउंडेशन स्थापना चरण से आगे बढ़ जाएंगे, तब वह भविष्य के बारे में सोचेंगे। यद्यपि वह किंजू घाटी में आने के बाद से किसी और के घर में रह रहा था, फिर भी लू परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, जिसका आंशिक कारण उसकी ताबीज बनाने की प्रतिभा थी।
वे पूर्णतः धार्मिक खेती करने वाले परिवार थे। ये निश्चित रूप से वहां अकेले रहने से अधिक सुरक्षित था। यदि वह इस बार लू परिवार के मुखिया की बेटी से विवाह कर लेता है तो न केवल उसे एक आत्मा मूल पत्नी मिलेगी, बल्कि भविष्य में उसे वास्तव में लू परिवार का सदस्य भी माना जाएगा। वह अपने भविष्य की चिंता किए बिना लू परिवार में अधिक सहज महसूस कर सकता था। जहां तक लू परिवार को छोड़ने की बात है, उसके मन में अभी भी स्वतंत्रता के विचार थे, लेकिन अभी के लिए ये काफी दूर की बात लग रही थी और अर्जुन केलोरर इसके बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठा सकते थे। जब समय आएगा, यदि लू परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वह छोड़ने का निर्णय लेने पर उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है। अंकल लू ने अर्जुन केलोरर के कंधे पर गर्मजोशी से थपथपाया और कहा, ये कुलपति द्वारा अनुमोदित है, इसलिए जब तक आप कल अच्छा प्रदर्शन करते हैं सब कुछ ठीक रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ। अर्जुन केलोरर ने सिर हिलाया और अंकल लू को बाहर ले गया। हालांकि वह मिस लू म्याहुआन के नेक और अलग स्वभाव के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने उसे उसके काले मोज़ों को बहुत देर तक घूरने के लिए डांटा था और उसकी आंखें निकाल लेने की धमकी दी थी। उसे लगा कि इस दूसरी मिस को संभालना आसान नहीं होगा और कल उससे मिलना भी आसान नहीं होगा। मुझे आशा है कि कुलपति वास्तव में सहमत होंगे और इस द्वितीय कुमारी ने अपना स्वभाव थोड़ा नरम कर लिया है, उतना बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। अन्यथा छठी कक्षा की स्पिरिट रूट और कुलपिता की बेटी होने के बावजूद ये काम नहीं कर सकता। अर्जुन केलोरर ने गहरी सांस ली और आंगन में वापस आते हुए गहरी सांस छोड़ी। यद्यपि वह इस विवाह के लिए बहुत इच्छुक था, फिर भी वह इतना नीचे नहीं गिरेगा कि किसी को केवल छठे स्तर की आत्मा जड़ वाले बच्चे की मां के लिए उससे विवाह करने के लिए कहे। अपने गौरव और गरिमा की तो बात ही छोड़िए, 4 पत्नियों, 6 रखेलों और 2 पसंदीदा प्रेमिकाओं के साथ उनमें किसी गुस्सैल व्यक्ति से निपटने की ऊर्जा नहीं थी। पिछवाड़े में ऐसी दूसरी पत्नी होने से हरम का संतुलन और स्थिरता आसानी से बिगड़ जाएगी, जिससे घर में कलह पैदा हो जाएगी। पति जी, अंकल लू आ गए, कोई अच्छी खबर है क्या? उस समय उनकी पत्नियों में से एक ने अर्जुन केलोरर को देखा और पूछा। हे, मैंने हाल ही में ताबीज साधना में कुछ सफलताएं हासिल की हैं और मुझे प्रथम श्रेणी के मध्य स्तरीय ताबीज मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो अंकल लू मुझसे कुछ बात करने आए थे। अर्जुन केलोरर ने स्पष्ट रूप से ब्लाइंड डेट का उल्लेख करने से बचते हुए कहा। आखिरकार उसे अपनी पत्नियों को ये बताने में असहजता महसूस हो रही थी कि वह ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। उसने तय किया कि जब तक सब कुछ पक्का न हो जाए तब तक इंतजार करेगा और फिर उनसे इस बारे में बात करेगा। वाह, मेरे पति को प्रथम श्रेणी के मध्य स्तरीय ताबीज मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है। पति सचमुच अद्भुत है। मेरे पति को मध्य स्तर के ताबीज मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि वह भविष्य में दूसरे स्तर के ताबीज मास्टर बन सकते हैं? पति जी, आप इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। आसपास खड़ी कई महिलाओं ने ये सुना और उनकी आंखें उत्साह और प्रशंसा से चमक उठी जब उन्होंने प्रेम और प्रशंसा से भरी अर्जुन केलोरर की ओर देखा। चूंकि अर्जुन केलोरर एक ताबीज मास्टर बन गए थे, इसलिए उन्होंने भी ताबीज मास्टर्स के बारे में अधिक जानने की पहल की थी। वे जानते थे कि आगे बढ़ने का हर कदम मुश्किल था और अब जब अर्जुन केलोरर ने एक और कदम आगे बढ़ाया था तो इसका मतलब था कि लू परिवार में उनका रुतबा भी बढ़ेगा और उनकी पत्नियों के रूप में उन्हें उनके रुतबे का फायदा होगा। आसपास खड़े छोटे बच्चों को इसका मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन वे भी उत्साह में शामिल होकर चिल्लाने लगे, वाह, पापा कमाल के हैं, पापा कितने अच्छे हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन केलोरर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अपनी पत्नियों और बच्चों द्वारा इतने प्यार और प्रशंसा से देखा जाना, उनके पुरुष अहंकार की पूर्ति करना वाकई बहुत अच्छा लगा। उस रात, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद अर्जुन केलोरर ने उन महिलाओं को गले लगाया जो उसके साथ चिपकी हुई थीं और उनकी गर्मजोशी महसूस की और आज रात वे विशेष रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने महसूस किया कि इस संबंध में उन्हें 100 खजाना शोधन शरीर तब तकनीक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगली सुबह अंकल लू को चिंता हुई कि अर्जुन केलोरर भूल गए हैं या देर तक सो गए हैं, इसलिए वे उन्हें बुलाने आए। अर्जुन केलोरर ने थोड़ा सा सफाई की और फिर अंकल लू के साथ बैम्बू हॉट कॉटेज चले गए। बैम्बू हॉट कॉटेज झुक्सिन झील के पास स्थित है, जो चारों ओर हरियाली और खिलते फूलों से घिरा हुआ है, जिससे वातावरण असाधारण रूप से सुंदर बन गया है।
हर महीने की पहली तारीख को लगने वाले व्यस्त व्यापार मेले को छोड़कर ये स्थान आमतौर पर शांत और शांतिपूर्ण रहता था। दूसरी मिस जल्द ही यहाँ आएंगी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। चाचा लू ने जाने से पहले मामले के महत्व पर जोर देते हुए अर्जुन केलोरा से कहा। वह बाहर खड़ा था ताकि कोई भी आकर ब्लाइंड डेट में खलल न डाल सके। आखिरकार लू युवानदिंग इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था और उसने उसे इसी तरह के निर्देश दिए थे। अर्जुन केलोरा ने समझ में सिर हिलाया और आंगन में पत्थर की मेज पर बैठ गया। उसने बैंगनी मिट्टी के चायदानों का एक सेट निकाला और शांति से प्रतीक्षा करते हुए आध्यात्मिक चाय बनाने लगा। लगभग आधे घंटे बाद अर्जुन केलोरा ने एक तीखी और लयबद्ध दा 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 ध्वनि सुनी। उसने ऊपर देखा तो एक लंबा चौड़ा, गर्वित और मोर जैसा अलग थलग शान से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। आज के लिए यह उसकी ब्लाइंड डेट थी, लू मियाओहुआन। आज लू मियाओहुआन ने काफी सज धज कर तैयार हुई थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। उसने गहरे नीले और काले रंग के मिश्रण वाली एक पतली सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें से तारों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जो रात के आसमान जैसी लग रही थी, जो बेहद मनमोहक थी। ये काले और नीले रंग की स्टार ड्रेस पिछली बार देखी गई लंबी काले और सुनहरे कढ़ाई वाली ड्रेस की तुलना में बहुत अधिक रूढ़िवादी थी, जिसमें केवल उसकी सुंदर और हंस जैसी गर्दन और उसके कॉलरबोन की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन पोशाक में लिपटी उसकी सुडौल आकृति ने अभी भी लोगों की कल्पनाओं को उड़ान दे दी। दा दा दा। जैसे ही लू मियाओहुआन ने शालीनता से संपर्क किया, उसकी पतली काली मोजा वाली टांगे उसकी स्कर्ट के नीचे से झांक रही थीं, और उसके जेड पैर शानदार ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी पहने हुए थे जो उसकी पोशाक से मेल खाते थे, प्रत्येक कदम के साथ एक कर्कश ध्वनि उत्सर्जित कर रहे थे और तारों की रोशनी के निशान छोड़ रहे थे। अर्जुन केलोरा ने शांति से उसकी सुंदर और आकर्षक आकृति को देखा, जैसे जैसे वह कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। आखिरकार सुंदरता की सराहना की जानी चाहिए। ये दूसरी युवती विशेष रूप से सजी हुई है। अगर मैं उसकी ओर से आंखें मूंद लूं और उसकी कद्र न करूं, तो क्या मैं उसकी नेकनियति के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा हूं? ये कहना होगा कि एक बार जब दिखावट एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो आसन और स्वभाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके सामने खड़ी युवती, लंबी और सुंदर, ठंडे और महान चेहरे वाली, अपने भीतर से एक ऐसी आभा बिखेर रही थी जो उसे देखने वाले को मोहित कर लेती थी और उसकी तुलना में उसे हीन महसूस कराती थी। लेकिन साथ ही इसने विजय पाने की इच्छा भी जगाई। अर्जुन केलोरा मिस मियाओहुआन को सलाम करता है। अर्जुन केलोरा ने अपनी निगाहें हटा ली, खड़े हो गए और सौम्य और परिष्कृत भाव से लू मियाओहुआन को प्रणाम किया। हालांकि दूसरी पार्टी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, जिसने उसके सौंदर्यबोध को कड़ी चुनौती दी थी। अर्जुन केलोरा अनगिनत कठिनाइयों से गुजरा था, फिर भी उसमें एक हद तक संयम और मानसिक शक्ति थी। आपको इंतजार करवाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लू मियाओहुआन की आंखों में ठंडक थोड़ी कम हो गई और उसने अर्जुन केलोरा की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया। जिस तरह अर्जुन केलोरा ने उसकी ओर देखा था, उसी तरह उसने भी उसकी ओर देखा था। चाहे यह उसकी अलग मानसिकता के कारण था या नहीं, उसने महसूस किया कि अर्जुन केलोरा व्यक्तिगत रूप से उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। उनके चेहरे के नैन नक्श भले ही अलग अलग बहुत परिष्कृत न हो, लेकिन साथ मिलकर वे एक पूरी तरह से समन्वित एहसास देते थे, जिससे उनका समग्र रूप निखरता था और वे देखने में बहुत ही आकर्षक लगते थे। अर्जुन केलोरा की कोमल निगाहों और शांत व्यवहार के साथ उसे आराम का एहसास हुआ, जैसे वह गर्म वसंत हवा में नहा रही हो। एक स्वघोषित सौंदर्य प्रेमी होने के नाते लू मियाओहुआन को शुरू में अर्जुन केलोरा से शादी करने के विचार से थोड़ी घृणा हुई थी, लेकिन इस पल उसे लगा कि उससे शादी करना पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि अर्जुन केलोरा में प्रतिभा की कमी थी, क्योंकि वह केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ा था, फिर भी उसका सुंदर रूप उसकी कमी पूरी कर देता था। उसे प्रतिभा और रूप का मिश्रण माना जा सकता था। एकमात्र कमी ये थी कि उसकी कई पत्नियां थीं। हालांकि इस मामले में लू मियाओहुआन को खुद पर पूरा भरोसा था। ये भरोसा सिर्फ उसकी सामाजिक स्थिति और पृष्ठभूमि पर ही नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सुंदरता और आकर्षण पर भी था। उसने स्पष्ट रूप से उस नजर को पकड़ लिया था जो अर्जुन केलोरा ने उसे दी थी, और उसके दिल में गर्व की भावना महसूस हुई। मैं भी अभी अभी आया हूँ। अर्जुन केलोरा ने कहा कि उन्हें यह महसूस हुआ कि दूसरे पक्ष का रवैया उतना प्रतिकूल नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी, और उन्हें लगा कि ब्लाइंड डेट जारी रह सकती है। चायदानी उठाते हुए उसने लू मियाओहुआन के लिए एक कप चाय डालने की पहल की और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मिस मियाओहुआन से इस तरह दोबारा मिलूंगा।
पिछली मुलाकात में मेरी अशिष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अर्जुन केलोरा ने अपना चाय का कप उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा, मानो वह टोस्ट करने के लिए कह रहा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें वह घटना अब भी याद होगी। जब अर्जुन केलोरा ने पिछली घटना का उल्लेख किया तो लू मियाहुआन ने अपनी भौहें हल्के से ऊपर उठा ली। आखिरकार पहली बार जब वह अर्जुन केलोरा से मिली तो वह बहुत सुखद नहीं थी। मुख्य कारण ये था कि उस समय अर्जुन केलोरा के व्यवहार और प्रतिष्ठा ने उस पर बुरा प्रभाव डाला था। जरूर याद है, मिस मियाहुआन की अतुलनीय शान शौकत देखकर मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बात हमेशा मेरे ज़हन में रही है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे अपनी बेरुखी पर पछतावा होता है। अर्जुन केलोरा ने गंभीरता से कहा और बकवास करना शुरू कर दिया। आखिरकार अंकल लू ने कहा था कि यह मिस सेकंड कुछ हद तक घमंडी स्वभाव की थी, लेकिन वह अभी भी अपेक्षाकृत मासूम थी। कुछ और अच्छे शब्द कहना और उसकी बातों में आना ही काफी होगा। यदि यह सिर्फ इतना ही था तो अर्जुन केलोरा छठी आत्मा मूल वाले बच्चे की मां की खातिर ऐसा करने को तैयार था। मैं उस घटना को बहुत पहले ही भूल चुका था। उस समय मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी तल्खी से बात की थी। लू मियाहुआन ने कहा। अर्जुन केलोरा की ईमानदार अभिव्यक्ति देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह शालीन भाव से बैठ गई और धीरे से चाय पीने लगी। बर्फ तोड़ने वाली वस्तु को वहां रखकर दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान अर्जुन केलोरा को लगा कि लू मियाहुआन का व्यक्तित्व उसकी कल्पना से कहीं बेहतर था। उसका चरित्र बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बस एक प्रतिष्ठित परिवार की वंशज होने के नाते वह थोड़ी संकोची थी और दूसरों को पहल करने देना पसंद करती थी। वह ज्यादा मुस्कुराती भी नहीं थी, जिससे उसके चेहरे पर हमेशा ठंडक बनी रहती थी। असल में वह उतनी दूर नहीं थी जितनी दिखती थी, बस उसका एक आभामंडल था जो लोगों को दूर ही रखता था। झोपड़ी के बाहर अंकल लू ने उनकी बातचीत को सुनने के लिए अपनी दिव्य गुप्तचर तकनीक का उपयोग किया। सुनते ही उसका चेहरा हंसी से मुरझा गया। उसने मन ही मन सोचा कि अर्जुन केलोरा ने इतनी सारी महिलाओं से शादी यूं ही नहीं की, उसमें जरूर कुछ खास बात होगी। हालांकि उसने चोरी छिपे सुनना जारी नहीं रखा और आज्ञाकारी ढंग से बाहर इंतजार करता रहा। जहां तक उनका सवाल था, अगर लू मियाहुआन अर्जुन केलोरा के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार था तो मामला लगभग आधा निपट चुका था। बांस हॉट कॉटेज के अंदर अर्जुन केलोरा और लू मियाहुआन एक दूसरे के सामने बैठे चाय पर बातें कर रहे थे। अर्जुन केलोरा ने कहा, सांसारिक दुनिया में बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मिस मियाहुआन को दिलचस्पी हो तो मैं आपके साथ मिलकर उन्हें देखने और खुद देखने को तैयार हूँ। जहां तक महिलाओं की बात है, सांसारिक दुनिया में आप जैसी स्वर्गीय आकृति और कहाँ मिलेगी। अर्जुन केलोरा लगातार चापलूसी करता रहा, लेकिन उसका स्वर शांत था और उसकी निगाहें साफ थीं। ज्यादातर समय उसकी नजरें लू मियाहुआन की तरफ भी नहीं देखती थीं। अर्जुन केलोरा लू मियाहुआन से शादी करना चाहता था और उससे बच्चे पैदा करना चाहता था। हालांकि वह उसकी चापलूसी नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी राय में लू मियाहुआन जैसी महिला की जरूरत से ज्यादा चापलूसी करना वास्तव में एक नकारात्मक बात होगी। इसलिए अर्जुन केलोरा ने अपना धैर्य बनाए रखा। लू परिवार में बिताए 4 सालों में उसने महसूस किया कि उसके व्यवहार में सबसे बड़ा सुधार आया है। क्या मिस मियाहुआन भूल गईं कि जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मैं इतना हैरान हो गया था कि मैं पूरी तरह से अपना संयम खो बैठा था। अर्जुन केलोरा ने प्रशंसा की। पिछले 4 वर्षों में लू परिवार में अर्जुन केलोरा ने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा सुधार उनके दृष्टिकोण में था। समय की सुंदरता उसके अपरिहार्य प्रवाह, वसंत के फूलों, शरद ऋतु के चंद्रमा, ग्रीष्म और शीत ऋतु की बर्फ में निहित है। जब आप खिलते हैं तो हल्की हवा स्वाभाविक रूप से आती है। अगर आपका दिल शांत है तो आप आसानी से मुस्कुराएंगे। सिस्टम, अमर अनुग्रह तकनीक, दूसरे स्तर के ताबीज मास्टर के रूप में उनके कौशल और 9 नर खाउंड, इन सभी चीजों ने अर्जुन केलोरा को एक खिलते हुए फूल की तरह महसूस कराया। हल्की हवा के झोंके से मधुमक्खियां और तितलियां स्वाभाविक रूप से उसके चारों ओर आकर नाचने लगती। इसके अलावा अपनी हैसियत को कम करके, ऊपर चढ़कर और उसकी चापलूसी करके प्राप्त की गई महिला पर समय और ऊर्जा खर्च करने से भी उसके हरम के संतुलन पर असर पड़ेगा। अर्जुन केलोरा को अपना अधिकांश समय और ऊर्जा एक ही महिला पर खर्च करने के लिए नहीं लिखा गया था। उस वक्त मैं अपनी बहन के साथ था। तुम्हें मैं बहुत खूबसूरत लग रहा था।
क्या तुम्हें मेरी बहन को देखकर भी ऐसा ही महसूस नहीं हुआ? लू मियाओहुआन ने पूछा। उसकी शांत अभिव्यक्ति में मनोरंजन का संकेत दिख रहा था क्योंकि उसने उत्तेजक ढंग से अपने पैरों को पार कर लिया था। अर्जुन केलोरा थोड़ा सा खड़ी हुई, चायदानी उठाए और अपना कप भर लिया। उसी समय उसकी निगाहें नीचे की ओर गईं और उसकी पार की हुई टांगों पर एक नजर डाली, मानो उसे बताना चाह रहा हो कि वह उसे क्यों लुभावनी लग रही थी। इस कार्रवाई से लू मियाओहुआन को अपमानित महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय उसके दिल में खुशी का एहसास हुआ। छोटी उम्र से ही उसकी बड़ी बहन लू मियाओगे हमेशा उस पर भारी पड़ती थी और परिवार के ज्यादातर बड़े बुजुर्ग उसकी तारीफ करते थे। यहाँ तक कि उसके रोजमर्रा के पहनावे और रूप रंग पर भी अक्सर टिप्पणी की जाती थी। इस समय अर्जुन केलोरा की प्रशंसा भरी निगाहों ने उसे पुष्टि का एहसास कराया। मिस लू मियाओगे वाकई किसी स्वर्गीय प्राणी जैसी तेजस्वी हैं, अर्जुन केलोरा ने आगे कहा। मुझे मिस लू मियाओगे से पहले भी 2-3 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मिस मियाओहुआन, आपको देखकर मुझे पहले कभी इतनी घबराहट महसूस नहीं हुई। मुझे एक कविता की पंक्ति याद आ गई जो मैंने पहले सुनी थी, जब सुनहरी हवा और ज़ैरोस मिलते हैं तो वे दुनिया के अनगिनत लोगों से बेहतर होते हैं। जब मैंने तुम्हें देखा मिस मियाओहुआन, तो मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ। हालांकि यह एक छोटी सी मुलाकात थी, फिर भी यह अनगिनत दूसरे पलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगा। अर्जुन केलोरा ने लू मियाओहुआन की ओर देखते हुए ईमानदारी से कहा। जब सुनहरी हवा और ज़ैरोस मिलते हैं तो वे दुनिया के अनगिनत लोगों से बेहतर होते हैं। ये कविता बहुत अच्छी है। क्या आपने इसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में सुना है? लू मियाओहुआन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसके ठंडे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, जो कमल की तरह खिली हुई थी। इस दूसरी युवती को सचमुच कविता पसंद है। अर्जुन केलोरा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसे लूबो की बात याद आ गई कि इस मिस को साधना में ज्यादा रुचि नहीं है और वह सिर्फ 20 साल की है। उसके लिए ऐसी चीजों का आनंद लेना वाजिब था। हाँ, ये कविता की एक पंक्ति है जो मैंने सांसारिक दुनिया में पहले भी सुनी है। पूरी कविता कुछ इस प्रकार है। नाजुक बादलों में प्रेम खेला जाता है, उड़ते तारों के माध्यम से शिकायतें व्यक्त की जाती हैं। लेकिन मैंने इसे ज्यादा नहीं पढ़ा है और मुझे इसका अर्थ भी ठीक से नहीं पता। मुझे बस लगा कि यह उपयुक्त है और उस समय मेरे मूड के अनुकूल है। इस कविता के पीछे भी एक कहानी है। अगर मिस मियाओहुआन की रुचि हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, अर्जुन केलोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर। लू मियाओहुआन ने सिर हिलाया, उसकी नाजुक ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठ गई। इस तरह दोनों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत होती रही। बातचीत के दौरान लू मियाओहुआन बहुत खुश थी और उसे अर्जुन केलोरा भी थोड़ा अधिक पसंद आया और वह अर्जुन केलोरा से शादी करने को तैयार थी। हालांकि उसके अभिमान और आंतरिक अहंकार ने उसे अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, अर्जुन केलोरा, आज तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम मेरी कुछ मांगे मान लो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मिस मियाओहुआन, कृपया आगे बढ़ें। अर्जुन केलोरा ने जैद जैसी कोमल मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो मुझे तुम्हारी मुख्य पत्नी बनना होगा और मुझसे शादी के बाद तुम कोई और पत्नी या रखेल नहीं रख सकते। जहां तक बच्चे पैदा करने की बात है, तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। और लू मियाओहुआन ने अपने शर्मीले और धड़कते दिल को दबा लिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी क्योंकि उसने अपनी शर्तें गिनाई। जी। प्रत्येक शर्त सुनने के बाद अर्जुन केलोरा ने मानसिक रूप से हार मान ली। उसे तुरंत पता चल गया कि यह अंधी डेट बर्बाद हो चुकी है। वास्तव में अर्जुन केलोरा को ये शर्तें अनुचित नहीं लगी। वे एक युवा लड़की की इच्छाएं थीं जो प्रेम के भौतिक पहलुओं की बजाय आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती थीं। यदि अर्जुन केलोरा एक साधारण व्यक्ति या एक साधारण साधक होते जो शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते तो ये परिस्थितियां कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अनेक संतान, अनेक आशीर्वाद प्रणाली के साथ अर्जुन केलोरा को एक बड़े दिल वाला व्यक्ति बनना था जो कई के लिए एक को त्याग नहीं सकता था। हालांकि वह पहले तो सहमत हो सकता था और बाद में पुनर्विचार कर सकता था, लेकिन अर्जुन केलोरा उनकी भावनाओं को धोखा नहीं देना चाहता था या ऐसी चालों का सहारा नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा वह अभी भी लू परिवार के प्रभाव में था और एक बार सहमत हो जाने के बाद उसे इसका पालन करना ही होगा। मैं मिस मियाओहुआन के इरादे समझता हूँ, अर्जुन केलोरा ने माफी मांगते हुए कहा, लेकिन जवाब देने से पहले कृपया मुझे अपनी शर्तों पर विचार करने का थोड़ा समय दीजिए। आपको विचार करने की आवश्यकता है।
लू म्याहुआन आश्चर्यचकित रह गया और उसे यह बात अविश्वसनीय लगी। उनकी बातचीत के दौरान अर्जुन केलोर उससे बहुत प्यार करता हुआ प्रतीत हुआ। ये देखते हुए कि वह उससे शादी करने को तैयार थी, उसे उम्मीद थी कि वह बहुत खुश और आनंदित होगा। लेकिन अब अर्जुन केलोर कह रहा था कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। उसका क्या मतलब था? क्या वह उसके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी? उसका गर्वित हृदय ऐसी शिकायत सहन नहीं कर सका। अचानक लू म्याहुआन का शांत और तेजस्वी चेहरा किसी पुराने हिमखंड की तरह बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह अचानक उठ खड़ी हुई, उसके कदमों की आहट गूंज रही थी और वह तेजी से बांस की झोपड़ी से बाहर निकल गई। लू म्याहुआन को शालीनता से विदा होते देख अर्जुन केलोर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कितनी खूबसूरती थी, पर फिलहाल उसका आनंद लेना उसके नसीब में नहीं था। मिस, क्या हुआ? लू बो, जो छोटी सी इमारत के बाहर इंतजार कर रहा था, चौंक गया जब उसने लू म्याहुआन को ठंडे चेहरे के साथ बाहर आते और तेजी से चलते हुए देखा। उसका सिर चकरा गया था। क्या उनकी बातचीत अच्छी नहीं रही? वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अंकल लू, कुलपति दूसरी मिस का विवाह मुझसे करने को तैयार है, जिससे मुझे बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हो रही है। मुझे दूसरी युवती भी बहुत पसंद है, लेकिन दूसरी युवती और मैं एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है। लू चांगसेंग ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मेरे सचमुच कई पत्नियां और बच्चे हैं, और जब मैंने अमरता की कामना की तो मैंने मन ही मन 100 पत्नियां और सैकड़ों बच्चे पैदा करने की कसम खाई थी, उन्होंने आगे कहा। लेकिन दूसरी कुमारी की चाहत किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उन्हें पूरे दिल से प्यार कर सके, जिसका वादा करना मेरे लिए मुश्किल और पूरा करना नामुमकिन है। तो दूसरी मिस और मेरी जोड़ी बेमेल ही रहेगी। अगर हम शादी भी कर लें तो ये झगड़े का बीज बन सकता है। अर्जुन केलोर ने ईमानदारी से स्वीकार किया। यदि समय आने पर संघर्ष उत्पन्न होता है तो मुझे कुलपति का सामना करने में शर्म आएगी। अर्जुन केलोर के शब्दों पर अंकल लू का चेहरा थोड़ा सा मुड़ गया। 100 पत्नियों से विवाह करना और सैकड़ों बच्चे पैदा करना एक ऐसा बयान था जिससे वह खुद को रोक नहीं पाया। वह लगभग पूछना चाहता था, क्या तुम सुआ हो? लेकिन ये देखते हुए कि अभी केवल 4 वर्ष ही हुए थे और अर्जुन केलोर की पहले से ही 12 पत्नियां थीं, ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस लक्ष्य की ओर प्रयास कर रहे थे। हाय! अंकल लू ने गहरी सांस ली। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस अंधे तारीख में, जबकि मिस लू सहमत थी, अर्जुन केलोर उन्हें अनुपयुक्त पाएंगे। हालांकि अर्जुन केलोर के कारण यद्यपि त्रुटिपूर्ण थे, फिर भी समझने योग्य थे। यद्यपि अर्जुन केलोर में ताबीज बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया था। यदि वे विवाह कर ले तो मिस लू का पलड़ा भारी रहेगा। मिस लू के चरित्र को देखते हुए अर्जुन केलोर को संभवतः उन्हें अधिक सुविधा देनी होगी। यदि अर्जुन केलोर उसे समायोजित करने के लिए तैयार हो तो ये ठीक होगा। लेकिन यदि, जैसा कि अर्जुन केलोर ने कहा, उनके बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ तो लू परिवार इसे कैसे संभालेगा? लू म्याहुआन पर पक्षपाती। बेशक ये काम नहीं करेगा। अर्जुन केलोर तावीज बनाने में बेहद प्रतिभाशाली है। अगर वह अपने तावीज बनाने के कौशल को और निखार सके और अपनी क्षमता को शक्ति में बदल सके तो लू परिवार में उसका दर्जा अतिथि बुजुर्ग के बराबर हो जाएगा। ऐसा करने से स्पष्ट रूप से अर्जुन केलोर को नाराजगी महसूस होगी और वह अर्जुन केलोर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज की शादी अर्जुन केलोर से कराकर वे उसे लू परिवार से मजबूती से बांधना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो ये प्रतिकूल परिणाम देने वाला होगा। लेकिन अगर अर्जुन केलोर पक्षपातपूर्ण है तो ये पैट्रियार्क लू युवानडिन को मुश्किल स्थिति में डाल देगा। इसलिए यदि अर्जुन केलोर और लू म्याहुआन के बीच संघर्ष होता तो लू परिवार के लिए बीच में फंसना वास्तव में शर्मनाक होता। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। मैं कुलपति को सच सच बता दूंगा। लू बो ने अर्जुन केलोर के कंधे पर थपथपाया और कुछ और नहीं कहा। आखिरकार इस तरह की चीजों के लिए आपसी सहमति की आवश्यकता होती है और वे अर्जुन केलोर को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। अगर वे कुछ भी कहें तो लू परिवार अर्जुन केलोर की ओर और भी अधिक झुक सकता है। धन्यवाद अंकल लू, अर्जुन केलोर ने अपराधबोध से कहा। उन्होंने मूल रूप से इस अवसर का उपयोग लू युवानडिन को ये बताने के लिए करने की योजना बनाई थी कि ली फेयू ने जन्म दिया है। ये देखने के लिए कि क्या वह लू युवानडिन से ली फेयू के 50 बच्चों की संख्या को छूट देने या कम करने के लिए कह सकता है। लेकिन अब इस स्थिति में उन्हें इस मुद्दे को उठाने में शर्म महसूस हो रही थी,
इसलिए उन्होंने इसे फिलहाल स्थगित रखने और बाद में किसी अन्य अवसर की तलाश करने का निर्णय लिया। उसने कहा कि वह 100 औरतों से शादी करना चाहता है, सैकड़ों बच्चे पैदा करना चाहता है। जब लू युवानरिंग ने लू बो की रिपोर्ट सुनी तो वह भी एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या वह सदियों पुराने पारिवारिक इतिहास को कुछ ही दशकों में पूरा करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि अर्जुन केलोरा ने पूरी तरह से साधना छोड़ दी है और केवल बच्चे पैदा करना चाहता है। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन केलोरा की 9वीं कक्षा की आत्मा जड़ के बारे में सोचा तो वह इसे कुछ हद तक समझ सके। हाँ कुलपति, भले ही यह मजाक जैसा लगे, मुझे लगता है कि अर्जुन केलोरा कुछ हद तक सच में यही कह रहा है। ऐसा नहीं लगता कि वह दूसरी मिस से शादी करने से इनकार करने के लिए कोई बहाना बना रहा है। लू बो कड़वाहट से मुस्कुराया। ये सुनकर लू युवानरिंग ने सिर हिलाया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, लगता है मैंने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया है। भले ही अर्जुन केलोरा के शब्द बहाने थे या सच्चाई, उसे उसके प्रति कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। परिवार के मुखिया होने के नाते उनमें अभी भी कुछ हद तक सहनशीलता थी। परिवार के हितों की खातिर वह अर्जुन केलोरा को दोष नहीं दे सकता था। इसके अलावा जब भी वह इस शादी के बारे में सोचता था तो हमेशा अपनी बेटी लू मियाहुआन के बारे में सोचता था। उनका मानना था कि अर्जुन केलोरा उनकी बेटी के लिए बहुत उपयुक्त उम्मीदवार होंगी। उन्होंने अर्जुन केलोरा की इच्छाओं और विचारों पर विचार नहीं किया था। अनजाने में ही सही, उसके हृदय में अहंकार का भाव भी था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बेटी की शादी अर्जुन केलोरा से कर दे तो अर्जुन केलोरा आभारी होगा और मना नहीं करेगा। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो अर्जुन केलोरा के शब्द समझ में आए। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह सैकड़ों बच्चे चाहते थे, हो सकता है कि उनके व्यक्तित्व में बहुत अधिक मेल न हो, और यदि भविष्य में संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। उसे विश्वास था कि वह अभी अर्जुन केलोरा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा। यद्यपि वह लू परिवार का मुखिया था, फिर भी वह अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं कर सकता था, और अन्य बुजुर्ग भी इससे सहमत नहीं थे। इसके अलावा अर्जुन केलोरा के शब्दों से ये भी पता चला कि उनके मन में लू परिवार का दृष्टिकोण था। ये लू परिवार के प्रति अपनेपन की भावना को दर्शाता है तथा एक मैत्रीपूर्ण भाव है। सांस लू युआनडिंग ने फिर से आह भरी। अब वह सिर्फ एक बूढ़ा पिता था जो अपनी बेटी के बारे में चिंतित था। ये सोचकर कि कैसे उनकी बेटी काफी शांत हो गई थी और अर्जुन केलोरा के जवाब का इंतजार करने को तैयार थी, इससे पता चला कि उनकी बेटी को अर्जुन केलोरा से कुछ लगाव था। लेकिन अब चूंकि अर्जुन केलोरा सहमत नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी का सामना कैसे करे या उसे यह बात कैसे समझाए। सिरदर्द। 2 दिन बाद अर्जुन केलोरा को एक और विवाह संबंधी निमंत्रण मिला। वह ये भी समझता था कि लू परिवार के उच्च पदों पर आसीन होने के कारण उसे एक ऐसी महिला से विवाह करना होगा जिसका परिवार में महत्व हो। तभी वह सचमुच उनमें से एक, लू परिवार का सच्चा दामाद माना जा सकेगा। यद्यपि उसने पहले लू परिवार की 9 धर्मनिरपेक्ष महिलाओं से विवाह किया था, फिर भी लू परिवार के उच्च वर्ग की नजर में उसे सच्चा दामाद नहीं माना जाता था। जिस लड़की के साथ उसका संबंध था उसका नाम लू मियायुन था, जो लू परिवार के चौथे बुजुर्ग की पोती थी। वह 18 वर्ष की थी, 7वीं श्रेणी की स्पिरिट रूट थी और वह नाजुक और अच्छी व्यवहार वाली थी। संभवतः लू मियाहुआन के मामले के कारण लू परिवार ने जानबूझकर एक ऐसी लड़की को चुना जो आज्ञाकारी और उचित थी। विवाह संबंधी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने सहमति जताई और अगले दिन लू परिवार ने विवाह को अंतिम रूप दे दिया। शादी 18 दिन बाद तय हुई, जो एक शुभ दिन था। इस बीच एक प्राचीन और सुंदर इमारत में टकरा जाना। एक सुंदर पैटर्न वाला फूलदान टुकड़े टुकड़े हो गया। जमीन पर बिखरे टुकड़ों में ठंडक और सुंदरता से भरा चेहरा झलक रहा था। कमरे के अंदर लू मियाहुआन ने हताशा में एक फूलदान तोड़ दिया और कई फूलदानों के आभूषणों को तोड़ने के बाद ही शांत हुआ। मुझे बताओ, क्या यह अर्जुन केलोरा जानबूझकर मुझे अपमानित कर रहा है? क्योंकि उस समय क्या हुआ था? लू मियाहुआन ने अचानक अपना सिर उठाया और लाल आंखों से अपनी निजी नौकरानी कुईसी को देखा। बांस हॉट मंडप छोड़ने के बाद वह थोड़ा शांत हो गई थी और अर्जुन केलोरा को एक और मौका देने के बारे में सोच रही थी। जब तक अर्जुन केलोरा उसके पास आकर माफी मांगने को तैयार था, तब तक वह उससे शादी करने को तैयार थी।
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन केलोर उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर देगा। और 2 दिन बाद ही उसकी सगाई चौथे बुजुर्ग की पोती, जो उसकी कुल की बहन थी, से हो गई। इससे उसे, जो गर्वित थी, अपमानित महसूस हुआ। मिस, ऐसा कैसे हो सकता है? नौकरानी कुइसी ने सावधानी से कहा, अर्जुन केलोर को शायद मिस की भावनाओं को समझने का समय नहीं मिला है। मैंने सुना है कि अर्जुन केलोर इसलिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसे लगता है कि वह आपके लायक नहीं है, मिस। वह अभी भी कई पत्नियों से शादी करना चाहता है और कई बच्चे पैदा करना चाहता है, इसलिए उसने मिस म्याओयुन को चुना। बेशक लू म्याओहुआन जानती थी कि अर्जुन केलोर ने जानबूझकर उसे अपमानित नहीं किया था। उसके पिता लू युवानडिन भी उसे सांत्वना देने आए, लेकिन वह अपने अभिमान को निगल नहीं सकी। लू म्याओहुआन की खूबसूरत आंखें बंद थीं, उसकी छाती गर्व से ऊपर नीचे हो रही थी, और फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अर्जुन केलोर, मैं निश्चित रूप से एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगी जो तुमसे 10 गुना, 100 गुना अधिक मजबूत हो ताकि तुम्हें इस बात का पछतावा हो। अर्जुन केलोर की लू म्याओयुन से शादी तय होने के बाद स्वाभाविक रूप से उसके पिछवाड़े की सभी रखैलों ने भी यह खबर सुनी। यद्यपि पिछवाड़े का माहौल सौहार्दपूर्ण था तथा सभी महिलाएं सदाचारी और सौम्य थीं, फिर भी ऐसी खबर सुनकर वे कुछ उदास और खोई हुई महसूस कर रही थीं। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि अर्जुन केलोर दूसरी महिला से शादी करने जा रहा था। इसमें लू परिवार का भी एक निश्चित कारक शामिल था। आखिरकार क्यू झेनझेन को छोड़कर ये सभी महिलाएं लू परिवार से थीं। अब चूंकि अर्जुन केलोर का दर्जा लू परिवार में बढ़ रहा था, लू परिवार एक बुजुर्ग की पोती से विवाह कर रहा था, जिसके पास अर्जुन केलोर की आत्मा की जड़ भी थी। इसके अलावा यह एक औपचारिक और वैध विवाह था। बेशक इससे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। यद्यपि उपपत्नी के रूप में उनकी स्थिति अलग अलग थी, फिर भी उन्होंने कभी भी खुद को बहुत अधिक प्रतिष्ठित नहीं किया, क्योंकि यह सब अर्जुन केलोर के पक्ष पर आधारित था। हालांकि इस बुजुर्ग की पोती के आगमन के साथ यह अनुमान लगाना आसान था कि वह मुख्य पत्नी बन जाएगी। देवियों, निश्चिंत रहो। मैंने हमेशा आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया है। बाद में मैं खुद आप सभी के लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। अर्जुन केलोर देख सकता था कि उसकी रखैलें कुछ दुखी थीं, इसलिए उसने उन्हें सांत्वना देने के लिए बात की। ये रखैलें कई वर्षों से उसके साथ थीं, उन्होंने उसके लिए 2 बच्चों को जन्म दिया था और अब तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थीं। बेशक उनके बीच एक खास बंधन था। धन्यवाद पति जी, हम ठीक हैं। ये तथ्य कि परिवार मिस म्याओयुन का विवाह आपसे करने को तैयार है, ये भी आपके प्रति उनकी सराहना का संकेत है। यद्यपि महिलाओं को थोड़ा हतोत्साहित और अफसोस हुआ, जैसे कि उन्होंने अपने पति को एक कुलीन व्यक्ति बनाने का मौका खो दिया हो, लेकिन उन्होंने जल्दी ही वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। अर्जुन केलोर की वर्तमान स्थिति और पद को देखते हुए आध्यात्मिक जड़ों के बिना धर्मनिरपेक्ष महिलाओं के रूप में वे उसके लिए कुछ हद तक अपर्याप्त महसूस करती थीं। अर्जुन केलोर की उपपत्नी होना पहले से ही एक सौभाग्य की बात थी। वे पहले से ही कई अन्य बहनों, मित्रों और परिचितों से बेहतर थीं। इसके अलावा इतने सालों तक साथ रहने के बाद उन्हें अर्जुन केलोर के चरित्र की एक निश्चित समझ थी। वे जानती थी कि उनका पति कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं है जो नए प्यार के लिए अपने पुराने प्यार को भूल जाएगा। उस रात अर्जुन केलोर अपनी रखैलों को सांत्वना देने आया, लेकिन मानो उस रात की घटनाओं से प्रेरित होकर रखैलें विशेष रूप से उत्साहित थीं और सभी ने सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करते हुए सेना में शामिल हो गईं। बाद में बिस्तर पर लेटे हुए अर्जुन केलोर ने रखैलों को गले लगाया और मन ही मन सोचा। वास्तव में व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। उसकी रखैलें पहले कभी इतनी चालाक नहीं थीं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने होंग यी द्वारा लाए गए जियू एर और शुए एर के आगमन से बहुत सारी तरकीबें सीखी थीं। यदि यह हर दिन जारी रहा तो वह इसे कैसे संभाल पाएगा। देखते ही देखते 18 दिन बीत गए। अर्जुन केलोर और लू म्याओयुन की शादी शुरू होने वाली थी। अर्जुन केलोर की पिछली 2 अनौपचारिक शादियों के विपरीत यह शादी बहुत औपचारिक और जीवंत थी। पूरा किंजू पर्वत खुशी से भर गया था, हर जगह लालटेन लटकी हुई थी और हर कोने को लाल लालटेन से सजाया गया था। उस दिन अर्जुन केलोर जल्दी उठ गया। 2 महिलाओं की मदद से उसने अपने बालों को संवारा, सोने का मुकुट पहना और लाल दूल्हे का वस्त्र पहना। फिर अपनी छाती पर एक बड़ा लाल फूल पहने हुए वह एक आध्यात्मिक घोड़े पर सवार होकर एक स्वागत दल का नेतृत्व करते हुए
दुल्हन की पालकी को ले जाने के लिए चौथे बुजुर्ग के निवास तक घंटियां और ढोल बजाते हुए गए। चूंकि दोनों परिवार लू परिवार की किंगजू घाटी में रहते थे, इसलिए उनके बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। इसलिए अर्जुन केलोरा ने लाल दुल्हन के जोड़े और फीनिक्स के मुकुट से सजी लू मियाओयुन को दुल्हन की पालकी में बिठाकर पूरे किंगजू पर्वत का चक्कर लगाया। रास्ते में लू परिवार के अधिकांश वंशज शादी देखने आए। मुझे याद है 4 साल पहले मैं यहीं खड़ा था और अर्जुन केलोरा को हमारे लू परिवार में एक अमर दामाद के रूप में प्रवेश करते देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल से भी ज्यादा समय बाद वह हमारी कुल की बहन मियाओयुन से शादी करेगा। खैर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किसने सोचा था कि उसमें ताबीज बनाने का इतना हुनर होगा? हाँ, किसने सोचा था कि जिस दामाद को हम प्रजनन के लिए लाए थे, उसके पास वास्तव में ताबीज बनाने की इतनी प्रतिभा होगी। एक मध्यम स्तर का ताबीज बनाने वाला। सिर्फ 3 साल से ज्यादा समय में वह एक मध्यम स्तर का ताबीज बनाने वाला बन गया है। ताबीज बनाने में उसकी प्रतिभा सबसे बड़ी युवती मियाओगे से भी बेहतर है। मियाओयुन का विवाह अर्जुन केलोरा से करवाकर चौथे ज्येष्ठ उसे उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे होंगे। भविष्य में चौथे एल्डर की कृपा से मियाओयुन से विवाह करके अर्जुन केलोरा का भविष्य उज्जवल माना जा सकता है। अर्जुन केलोरा के पास केवल 9वीं कक्षा की स्पिरिट रूट है, इसलिए उसके लिए नींव बनाने की कोई उम्मीद नहीं है। नींव बनाओ। मेरे पास सिर्फ 6ठी कक्षा का स्पिरिट रूट है। बिना किसी अवसर के मैं इस जीवन में नींव बनाने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन केलोरा बहुत बदल गया है। मुझे याद है कि वह पहले साधारण दिखता था, लेकिन अब वह बहुत सुंदर है। वह पूरा दिन महिलाओं के साथ बिताते हैं। उन्होंने अवश्य ही दीर्घायु और कायाकल्प की कुछ तकनीकों का अभ्यास किया होगा। काश मैंने अर्जुन केलोरा से पहले ही शादी कर ली होती। लू परिवार के कई वंशजों ने आह भरी और आश्चर्य व्यक्त किया जब उन्होंने सुंदर अर्जुन केलोरा को एक आत्मा घोड़े पर सवार होकर लू मियाओयुन से विवाह करते देखा। केवल 4.5 वर्षों में उनमें से कई ने अर्जुन केलोरा को लू परिवार में प्रजनन दामाद के रूप में प्रवेश करते, ताबीज प्रशिक्षु बनते, फिर ताबीज मास्टर बनते, किंगजू घाटी में जाते और अब चौथे बुजुर्ग की पोती से विवाह करते देखा है। अमर पौधे जो अर्जुन केलोरा के साथ लू परिवार में आए थे, ईर्ष्या से भर गए और जब उन्होंने अर्जुन केलोरा को आत्मा के घोड़े पर देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक सपने में थे। उस समय वे सभी ब्लू क्लाउड कबीले द्वारा समाप्त कर दिए गए थे और लू परिवार में दामाद के रूप में आ गए थे। अब 4.5 साल बाद वे अभी भी लू परिवार के लिए प्रजनन कर रहे थे और 20 साल में 50 बच्चे पैदा करने का कार्य पूरा कर रहे थे। इस बीच अर्जुन केलोरा ने चौथे बुजुर्ग की पोती, जो एक आत्मा मूल साधक थी, से विवाह कर लिया था। यह उल्लेखनीय है कि चौथा बुजुर्ग प्रथम श्रेणी का ताबीज मास्टर था। अर्जुन केलोरा की अपनी पोती से शादी ने सभी को ईर्ष्यालु बना दिया। भीड़ में ली फेयू ने यह दृश्य देखा और लू परिवार के साथ बिताए दिनों को याद किया। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भरा था, लेकिन फिर भी वह अर्जुन केलोरा के लिए खुश था। जैसे ही अर्जुन केलोरा अपने आत्मिक घोड़े पर सवार हुआ, उसने महसूस किया कि विभिन्न निगाहें उस पर पड़ रही हैं, और वह गर्व और उपलब्धि की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने लू परिवार में इतने लंबे समय तक कष्ट सहा था और अब ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसे इसका फल मिल गया था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं, ताकत और साधना का अत्यधिक महत्व है। उनकी वर्तमान स्थिति और पद तावीज बनाने की उनकी प्रतिभा के कारण ही है। यह एक छोटा रास्ता था, एक तैरते हुए डकवीट की तरह, अनिश्चित और अस्थिर। वह आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता था। पूरे किंगजू पर्वत का चक्कर लगाने के बाद अर्जुन केलोरा अपनी नई दुल्हन को वापस अपने निवास स्थान पर ले गया। लू परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी को एक प्रणाम। पैट्रिक हॉल को 2 प्रणाम। पति और पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। दुल्हन के कक्ष तक ले चलो। शादी समारोह समाप्त होने के बाद लू मियाओयुन आधिकारिक तौर पर अर्जुन केलोरा की वैध पत्नी बन गई। अर्जुन केलोरा को इस व्यवस्था के बारे में पहले से पता था और उसकी लू परिवार के साथ हैसियत के मुद्दे पर परेशानी पैदा करने की कोई मंशा नहीं थी। उनकी अन्य पत्नियां भी इसके लिए तैयार थीं और बहुत समझदार थीं। अपनी नई दुल्हन को उसके कक्ष तक छोड़ने के बाद अर्जुन केलोरा ने दुल्हन की सजावट हटा दी और मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। इस दिन उन्होंने लू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, बुजुर्गों और अतिथि बुजुर्गों से भी मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर लू परिवार के आंतरिक समूह में शामिल हो गए।
इस प्रक्रिया में उन्होंने लू परिवार के 5वें बुजुर्ग को देखा और टोस्ट के दौरान उन्होंने ग्रीन जेड बांस वाइन खरीदने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर 5वां प्राचीन तुरंत सहमत हो गया। 5वें बुजुर्ग ने यहाँ तक बताया कि उनके घर पर अर्जुन केलोरर के लिए अन्य प्रकार की आध्यात्मिक मदिरा भी है जिसे वे भविष्य में खरीद सकते हैं। जैसे जैसे रात हुई, मेहमान दावत का आनंद लेने के बाद धीरे धीरे तितर बितर हो गए। अर्जुन केलोरर भी शादी की रात की तैयारी के लिए दुल्हन के कमरे की ओर चल पड़ा। दुल्हन के कमरे के बाहर एक युवती खड़ी थी जिसने हल्के हरे रंग का रेशमी लहंगा पहना हुआ था और उसके बाल 2 जूड़ों में बंधे हुए थे। उसका चेहरा नाजुक और आकर्षक था और उसकी आंखें बड़ी और साफ थीं। ये लू मियाओयुन की निजी दासी जियाओ किंग थी। उसके पास एक आत्मा जड़ भी थी और वह एक साधिका भी थी। लू परिवार जैसे परिवार जो साधना जगत का हिस्सा थे, वे सांसारिक दुनिया में आत्मा की जड़ों वाले बच्चों की तलाश करते थे ताकि परिवार में ताजा रक्त की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जब उन्हें ऐसे बच्चे मिल जाते तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए किंजू पर्वत पर भेज दिया जाता। हालांकि जब तक कि वे विशेष रूप से प्रतिभाशाली न हो, उनमें से अधिकांश को आध्यात्मिक रोपण, पशुवध, पाक कला, शराब बनाने, खनन और खेती के क्षेत्र में अन्य व्यापार जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। संरचना, गोली शोधन, कलाकृति गणना या ताबीज जैसे कौशलों की तुलना में इन व्यवसायों में प्रवेश की बाधाएं कम थीं और इन्हें सीखना आसान था, हालांकि ये अधिक श्रम प्रधान थे। लू परिवार के आध्यात्मिक क्षेत्र, बांस के बाग और आध्यात्मिक खदानें, जिनमें कठिन और श्रम साध्य कार्यों के लिए किसानों की आवश्यकता होती थी, आमतौर पर इन दत्तक बच्चों द्वारा प्रबंधित की जाती थीं। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, अधिकांश पुरुष लू परिवार की सामान्य महिलाओं से विवाह करने लगे, जबकि महिलाएं लू परिवार के बेटों की रखेल बन गईं, जिससे आंतरिक संतुलन सुनिश्चित हुआ। जियाओ किंग उन बच्चों में से एक थी जिसे छोटी उम्र से ही लू परिवार ने पाला था और वह लू मियाओयुन की नौकरानी के रूप में काम करती थी। यदि भविष्य में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो संभवतः उसकी शादी लू परिवार के किसी बेटे से उपपत्नी के रूप में कर दी जाएगी। हालांकि जब से लू मियाओयुन ने अर्जुन केलोरर से शादी की, जियो किंग एक नौकरानी के रूप में उसके साथ नए घर में चली गई। अर्जुन केलोरर के लिए लू मियाओयुन से विवाह करना और दहेज के रूप में एक आत्मा जड़ वाली दासी प्राप्त करना एक सुखद आश्चर्य था। जियाओ किंग, तुमने कड़ी मेहनत की है। अर्जुन केलोरर मुस्कुराया और अपने सामने खड़ी सुंदर युवा नौकरानी की ओर सिर हिलाया, फिर दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर लाल लालटेनें जगमगा रही थीं और दीवारों पर खुशी का प्रतीक चिन्ह चिपका हुआ था। कमरा भव्य रूप से सजाया गया था। लू मियाओयुन ने फीनिक्स की कढ़ाई वाला लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, फीनिक्स का मुकुट और घूंघट पहने हुए। वह बिस्तर पर शान से बैठी थी। युन एर, अर्जुन केलोरर ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत दुल्हन को पुकारा। लू मियाओयुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बिस्तर पर उसकी मुद्रा से पता चलता था कि वह कुछ घबराई हुई थी। मास्टर, उस समय नौकरानी जियो किंग एक जेड रॉड और पीने के बर्तनों का एक सेट के साथ एक ट्रे लेकर आ गया है। यद्यपि लू परिवार एक किसान परिवार था, फिर भी वे कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। अर्जुन केलोरर रीति रिवाजों को समझता था, इसलिए उसने जेड रॉड उठाए और धीरे से लू मियाओयुन का लाल घूंघट उठा दिया। नीचे एक सौम्य और आकर्षक चेहरा दिखाई दे रहा था जो चमक रहा था। उसकी धनुषाकार भौहें, स्पष्ट आंखें, नाजुक नाक और गुलाबी होंठ उसे काफी सुंदर बनाते थे। हालांकि वह लू मियाओयुन जितनी तेजस्वी नहीं थी, फिर भी वह बहुत प्यारी थी। उसका रूप मधुर और स्थायी था तथा उसमें पड़ोस की लड़की जैसी मासूमियत थी। पति टिल्डर, घूंघट उठते ही लू मियाओयुन की लंबी पलकें हल्की सी कांप उठी। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मधुर प्यारी आवाज में पुकारा। यद्यपि उसका व्यक्तित्व वो झेन की तरह शर्मीला और डरपोक नहीं था, न ही वह साहसी और आत्मविश्वासी थी, फिर भी वह पूरी तरह से शांत रहने वाली नहीं थी। और तो और, वह एक युवती थी जो सगाई तय होने से पहले अर्जुन केलोरर से सिर्फ एक बार मिली थी। शादी की रात वह पूरी तरह से शांत कैसे हो सकती थी? अर्जुन केलोरर मुस्कुराया, ट्रे से शराब का बर्तन उठाया, लू मियाओयुन के लिए एक कप स्पिरिट वाइन डाली और फिर खुद के लिए एक कप शराब डाली। अर्जुन केलोरर ने जोर से कहा, यूनर, आज हम पति पत्नी बन गए हैं। अब से हम जिंदगी भर साथ साथ चलेंगे। आओ हम इस प्याले को जी भर कर पिएं। कृपया हमारे साथ जीवन बिताने में मेरा मार्गदर्शन करें, प्रिय पति। लू मियाओयुन ने अपने सामने खड़े युवक को देखते हुए थोड़ा शर्माते हुए उत्तर दिया। फिर उन्होंने टोस्ट किया और कप पी लिया। मालिक और महिला को बधाई।
आप दोनों का मिलन सुखद और सफल हो, नौकरानी जियाओ किंग ने तीखे स्वर में कहा। कप ले जाने के बाद वह झुकी और कमरे से बाहर चली गई, अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, जिससे नवविवाहित जोड़ा अकेला रह गया। शादी का टोस्ट पीने के बाद अर्जुन के लोरा को तुरंत अपने पेट के निचले हिस्से में गर्मी महसूस हुई और उन्हें एहसास हुआ कि शराब में कुछ गड़बड़ है। लू मियाओयुन का चेहरा भी गुलाबी रंग से चमक रहा था, उसका चेहरा आड़ू के फूल जैसा लग रहा था। इस समय कमरे में उनकी सांसों की आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट हो गई। अर्जुन के लोरा को बिना किसी संदेह के पता था कि उन्होंने जो शराब पी थी वह संभवतः लू परिवार द्वारा शादी की रात को जीवंत बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। उसने छोटी दुल्हन को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, यूनर, आराम करने का समय हो गया है। हम टिल्डर पति, लाइटें अभी भी चालू हैं। लू मियाओयुन ने धीरे से कराहते हुए कहा। कोई बात नहीं, इस तरह मैं साफ देख सकता हूं। उस वर्ष अर्जुन के लोरा की आयु 22 वर्ष थी। उनकी 5 पत्नियां, 6 रखैले, 2 पसंदीदा दासियां और 1 निजी दासी थी। अगली सुबह तेज धूप खिड़कियों से होकर कमरे में आ रही थी, जिससे फर्श पर बिखरा हुआ लाल दुल्हन का लबादा और ज्वलंत शादी का जोड़ा जगमगा रहा था। जब अर्जुन के लोरा की नींद खुली तो उसने देखा कि जैद जैसी सुंदरी उसकी बाहों में है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखों के कोनों पर आंसू के धब्बे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। वह स्फूर्तिवान और तरोताजा महसूस कर रहा था, थकान का कोई लक्षण नहीं था। लू मियाओयुन की नाजुक और दयनीय उपस्थिति को देखते हुए उसने पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचा और पाया कि उसकी युवा पत्नी काफी आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार वाली थी और उसमें किसी भी तरह के बिगड़े हुए रवैये का संकेत नहीं था। वह उसके गुलाबी गाल पर एक कोमल चुंबन देने से खुद को रोक नहीं सका। इस छोटे से इशारे ने लू मियाओयुन को तुरंत जगा दिया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से अर्जुन के लोरा को पुकारा। पति टिल्डर। उसकी आवाज कोमल और मधुर थी, जिसने अर्जुन के लोरा के दिल में कुछ स्नेह जगा दिया। उसने धीरे से उसके गोरे गुलाबी गाल पर चुटकी काटी और धीरे से कहा, अभी तो बहुत देर है, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। मुझे बाद में दादी से मिलने जाना है। लू मियाओयुन ने अपनी नींद भरी आंखें मली, लेकिन फिर सो नहीं पाए, बल्कि उसने उठने की कोशिश की। ये देखकर अर्जुन के लोरा ने तुरंत अपनी पत्नी की मदद की। हालांकि लू मियाओयुन ने क्यूई शोधन के चौथे चरण में साधना की थी, जिसने उसे एक साधारण व्यक्ति की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक मजबूत बना दिया था। अर्जुन के लोरा ने पिछली रात कुछ हद तक समझदारी दिखाई थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया था कि वह आज सुबह भी उठकर घूम सकती है। इसके अलावा स्पिरिट वाइन का भी उस पर कुछ लाभकारी प्रभाव पड़ा। फिर वे दोनों उठे और कपड़े पहने। लू मियाओयुन ने जल्दी से रुमाल उठाया और उसे पास के कढ़ाई वाले बक्से में रख दिया। अर्जुन के लोरा ये दृश्य देखकर मुस्कुराए। जब दोनों ने अपना सामान साफ कर लिया तो वे चौथे बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए कमरे से बाहर चले गए। मास्टर मिस, नौकरानी जियोकिंग दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जाहिर है कि वह पूरी रात जाग रही थी। जियाओ किंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें पहरा देने की जरूरत नहीं है। जाओ, थोड़ा आराम करो, लू मियाओयुन ने नौकरानी से कहा। शियाओ किंग जैसी नौकरानियां, जिनके पास आत्मा की जड़ थी, केवल सेवा करने के लिए ही नहीं थी, वे अपना समय घर के कामों में मदद करने और नई चीजें सीखने में भी बिताती थीं। उसे केवल नौकर के रूप में उपयोग करना व्यर्थ होगा। मिस, मैं थकी नहीं हूँ, जियाओ किंग ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज साफ और तीखी थी, बिल्कुल किसी पीले वार्बलर की तरह। उसके पास 9वीं श्रेणी की आत्मा जड़ थी और वह वर्तमान में क्यूई शोधन के दूसरे चरण में थी, जिससे उसे एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक ऊर्जा मिल रही थी। लू मियाओयुन ने इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहा और अर्जुन के लोरा का हाथ पकड़कर चौथे बुजुर्ग के निवास पर जाने के लिए स्टेज से बाहर निकल गया।